लोग बोलते हैं कि यार स्टार्टअप्स जो हैं उसमें तो फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं। मैंने कहा 10% सक्सेस रेशियो हो गया ये, और आने वाले सालों में और भी अच्छा रेशियो होता है। आप सरकारियों को कॉइन करोगे तो 0.1% या 0.01% होता है। वो भी तो एक कुआं है। अगर आपको जिंदगी में यार सबसे ज्यादा सीखना है तो 2 चीजें करना, ठीक है? और पहली अभी आपको बता देता हूँ, वो है स्टार्टअप। फेल हो सक्सेस हो वो अलग बात है, आपको सिखा बहुत सारी चीजें देगा। वो इतना सिखाएगा कि आपको लगेगा यार कॉलेज डिग्री से जितना सीखा उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन में यहाँ से सीख पाया। कभी वेट मत करना कि यार मेरे पास और को फाउंडर्स आएंगे तभी मैं काम चलूंगा। अकेले चलते रहो, काफिला पीछे अपने आप जुड़ता रहेगा आपके साथ। इनफैक्ट 3 लोग हो सकते हैं, एक आपका बॉटल नेक बन जाए कि आप में तो जज्बा था, भाग रहे थे, पर एक ने आपको स्लो कर दिया। अकेला आदमी बहुत तेज भागता है जनाब, इस चीज का ध्यान रखना। आज के दिन 80%, शायद मैं एक बार फैक्ट सर्च कर रहा था, मिलियनर्स वो हैं जो कि सेल्फ मेड हैं। तो वो रीजन भी नहीं रहा कि पापा ने 2 रुपए नहीं दिए तो अब हम कुछ जिंदगी में कर नहीं सकते। अब आपका जनाब प्रश्न एक दिमाग में ये आ सकता है, भैया आपने कहा था 30 साल की उम्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक आर्टिकल आया था कि अगर आपके पास $10 मिलियन हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, विच इज 70 करोड़ रुपीज। इंडिया के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसेस कम है तो हम बोल सकते हैं $5 मिलियन, विच इज 35 करोड़ रुपए। भैया 30-35 साल की उम्र में 35 करोड़, मतलब ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ, बहुत हवा में बातें कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल हवा में बातें नहीं कर रहे। मैं आपको वो नंबर्स बताता हूँ जो अचीवेबल हैं या जो मैं वो अचीव कर चुका हूँ, और ये तो वो है जो मैं अचीव कर चुका हूँ। तो आपको, और मैं ऐसे इंडिविजुअल्स जानता हूँ जिन्होंने 100 करोड़ का बैरियर, अब आप बोलो कि भैया ऐसे बैरियर ही रखना है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कि बिलियनर हैं। जो बिलियनर होता है यार, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, $1 बिलियन कंपनी का मतलब ये नहीं है कि फाउंडर के पास $1 बिलियन है। पहला, समझ रहे हो? आपको यूं समझना पड़ेगा, एक कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो आप डाइल्यूट करते हो अपनी कुछ इक्विटी। जब आप 6-7 राउंड उठा चुके होते हो तब आपके पास इक्विटी बची होती है। किसी कंपनी में आप देखोगे फाउंडर्स के पास 4-5% इक्विटी बची है, कुछ के पास आप देखोगे अच्छा अगर कमी रिटेन रिटेन बहुत कर पाए तो 20-25 बचा ली उन्होंने। अब इसमें भी फाउंडर की सैलरी होती है, और जो फाउंडर सीईओ हैं कभी कभी आप देखोगे उनकी सैलरी लेस देन द एम्प्लॉयज है। अब आप बोलोगे उन्होंने तो रिक्रूट किया, नहीं, पर इन्वेस्टर बैठे हैं बोर्ड के अंदर। तो ये यूजुअली पैसे कमाते हैं जब आपकी सेकेंडरी एग्जिट होती है। सेकेंडरी एग्जिट मतलब 6-7th राउंड में मान लो कि मेरे को 100 करोड़ मिलते हैं, तो कंपनी में मान लो मैंने कहा कि ओके मैं अपना डाइल्यूट करते हैं, पूरी कंपनी है, उसने अपना 20% डाइल्यूट किया, और मान लो आपके पास कुछ 10% था तो आपने भी अपना कुछ कुछ % डाइल्यूट किया। आप कुछ फंडिंग उठा रहे हो तो आपने कहा कि यार ओके 100 में से 80 करोड़ तो चला गया है बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट किसका? कंपनी का। बैंक, कंपनी अपने आप में एक लिविंग एंटिटी होती है, ठीक? तो 80 तो जाए उधर और 20 मेरे को मिल जाए, तो मैंने अपने जो डाइल्यूट किया उससे कुछ कंपनी में गया, कुछ मेरे में गया, तो वो 20 CR उसका अपना पैसा हो गया। चीज समझ में आ रही है? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ राउंड में आप क्या कर रहे होते हो, आपने अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके कुछ पैसा लिया, पर वो पैसा आपकी जेब में नहीं गया, वो पैसा कंपनी को बड़ा करने में लग गया। आपके जेब में तो सैलरी जाती है एज अ फाउंडर। तो फाउंडर भी अपने 6-7th राउंड में अर्न कर रहे होते हैं। तो मैंने उस स्प्रिंकलर और माइक्रोसॉफ्ट वाले बच्चे को भी यही कहा था कि यार अगर आपको गाय बचानी है तो क्यों ना आज के दिन कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जो स्केलेबल हो। आप चाहो तो आज भी गाय का बिजनेस कर सकते हो कि यार ओके हम कुछ इस प्रकार से करें कि गाय को हेल्प हो जाए। पर क्या है कि वो एक यूनिट बेस्ड है। आप 5 गाय लोगे उन पे जो खर्चा होगा, और 5,000 जो लोगे वो उतने मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। पर वहीं पर जब हम एक ऐसी एप्लीकेशन का बात करते हैं जिसमें यार इन्वेस्टर चाहता है कि मैं एक बार पैसा डालूं, एक प्रोडक्ट बन जाए, 1,000 लोग उसे 10,000 लोग डाउनलोड कर दें, पर 10,000 से 10 लाख तक पहुंचने में मेरे को एफर्ट ना डालना पड़े, मार्केटिंग से पहुंच जाए। जैसे टिकटॉक ऐप है, साल भर के अंदर कितने सारे डाउनलोड्स चले गए। तो इसलिए बोला जाता है कि यार ये टेक बेस्ड जो एप्स हैं इनको फंडिंग जल्दी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्केलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो आप ये कर सकते हो यार, 7 से 8 से 10 साल लगा के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आप कॉलेज में कुछ स्टार्ट करो, 6 महीने में फेल हो जाओ, हो गए। मैं एक बार एक ऐसे फाउंडर के साथ मिला जो कि आज $1 बिलियन उनकी कंपनी की वर्थ है। उन्होंने कहा अमन, जो तुम स्टार्टअप नंबर 1 करोगे, जो पहले 1 साल में काम करने वाले हो, वो होगा फेल। पर वो फेल नहीं है, उसमें तुम ये चीजें सीखोगे, मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें सीखोगे। और फिर जो स्टार्टअप 2 होगा वो तुम्हारा अच्छे से चल रहा होगा। और वो बात मेरे को काफी सही लगती है, क्योंकि पिछले, अगर मैं यूं देखूं, कॉलेज के बाद जो मेरा 1 साल था उसमें मेरे को काफी सारी चीजें सीखने को मिली, करने को मिली। एक तो यार आपको 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। मुझे एक तो थोड़े बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा लिंक बनाने का।
आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर बच्चे हो, मैं ऐसा-सा कुछ इमेजिन कर पा रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में था, बड़ा एक्साइटेड था यार, क्योंकि और सारे थे मेरे जितने दोस्त थे। 12th तक माँ-बाप ने ऐसे बाँध रखा होता है, आप एकदम से आते हो, यहाँ हॉस्टल मिलता है, अभी खैर कोरोना है, शायद आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए होंगे। आप खुलते हो, आपके पैर, हाथ-पैर, आप परिंदे बन जाते हो, उड़ने की कोशिश करते हैं हम। फर्स्ट डे मेरे को याद है, मैं हाथ ऊपर खड़ा कर दिया था, मैं सीआर बन गया था, क्योंकि मैंने ही हाथ ऊपर खड़ा किया था। पूरी क्लास में कोई और था ही नहीं। फिर दूसरा सीनियर आया तो दोबारा 2-3 बच्चों ने हाथ किया, फिर इलेक्शन करना पड़ा। इलेक्शन में भी खैर हम जीत गए, क्योंकि मैंने ये बोला कि मैं बंक कराऊँगा, और जो दूसरा रैंक ओपनर था उसने कहा था वो पढ़ाई कराएगा, तो पढ़ना किसको था। तो वो सीआर बनने की अपॉर्च्युनिटी से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे क्लास के सारे बच्चों से बात करने का मौका मिला। टीचर से बंक पीरियड निकालने का मौका मिला, और समाज बातों से चलता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कुछ 2-3 स्किल हैं जो मैं आपको बताऊँगा। हाईएस्ट पेड लोग वो हैं जो कि क्रिएटिव थिंकर हैं। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। आप कोई भी चीज़ करते हो जनाब, ईदर यू शुड बी द बेस्ट। एक तो मैं 3 सेमिनार, तीसरा है तो मैं थोड़ी एनर्जी डाउन लग सकती है आज आपको। ईदर यू हैव टू बी द फर्स्ट और यू हैव टू बी द बेस्ट। ईदर यू हैव टू बी द फर्स्ट और यू हैव टू बी द बेस्ट। अब फर्स्ट तो यार आप गारंटी नहीं कर सकते, या फिर फर्स्ट आपको करना, बेसिकली आपको यार औरों से कुछ चीज़ यूनिक करनी पड़ेगी, और यूनिक चीज़ जब करते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग इस्तेमाल होती है। यार जो काम 1 साल में होता था, क्या हम 2 महीने में कर सकते हैं? जिस काम के लिए 10 करोड़ रुपए लगाने हैं, क्या वो काम फ्री में हो सकता है? दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग। तो दैट्स व्हाई वो आपका हाईएस्ट पेड चीज है। सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको चाहे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, हर व्यक्ति एक सेल्समैन है। आप एक सेल्समैन बनने वाले हो। आप एक इंजीनियर बनोगे, आप पर आप अपने बॉस को सेल करोगे। देखो इंटरव्यू के दौरान मैं कितना अच्छा कैंडिडेट हूँ, और सिलेक्शन के बाद हर हफ्ते आप जब रिपोर्ट दोगे, हर दिन जब आप अपना स्टैंड अप दोगे कि देखो मैंने पिछले दिन कितना बढ़िया काम किया, देखो मैंने क्या बढ़िया काम किया, तो आप हमेशा जिंदगी में अपने आप को सेल करोगे, और वहां पे आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप HD 1 पे हायर होगे, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर 2, सॉफ्टवेयर डेवलपर 3 बनोगे, फिर आप जब टीम लीड बन रहे होगे, उस वक्त जनाब जो बेस्ट कोडर होता है वो टीम लीड नहीं बनता। जिसकी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो लोगों को मैनेज कर सके, उन्हें डायरेक्शन दे सके, वो होता है। मैं चाहता हूँ यार आप कुछ किताबें पढ़ें, ठीक है? और ये मेरी कुछ किताबें हैं जो मैं कुछ-कुछ कभी-कभी लाता रहता हूँ, हर हफ्ते ये आपकी स्टॉक बदलता जाएगा। आप सिर्फ़ यार अपना ग्रेजुएशन और कॉलेज वाली, स्कूल वाली किताबें पढ़ोगे, उनसे डिग्री मिलती है, सीजीपीए अच्छा होता है, पर ज़िंदगी के बारे में आपको सीखना है, या तो उन लोगों के साथ बैठो जो आपसे 5 से 6 साल आगे, या किताबें पढ़ो। 2 ही चीज़ें हैं मतलब, ठीक है? और आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, आप 1 टू 1, मेरा मानना ये है आपको 5 किताबें जितनी चीज़ नहीं सिखाएँगी, एक ऐसा बंदा जो कि अपने डोमेन में 5-6 साल से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आधे घंटे में आपको उससे ज़्यादा सिखा सकता है। हो सकता है आज आप शुरुआत करने वाले हो, आपने कहा यार ऐसे-ऐसे करूँगा, और उस बंदे के पहले शब्द ये हों, बस ऐसे-ऐसे मत करना वरना पक्का दिक्कत होगी, तो आप बच गए। एक कोट है यार कि इनफाइनाइट तरीके होते हो सकते हैं सक्सेस पाने के। मेरी जर्नी अलग है, सबकी आपकी जर्नी अलग होगी, आपके पेरेंट्स की जर्नी अलग थी, सबकी सक्सेस जर्नी की इनफाइनाइट रास्ते होते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक रास्ते होते हैं फेल होने के, आपको उनका ध्यान रखना है। और मेरे को अभी भी याद है, मुझे पापा बोलते थे 3 डब्लू होते हैं फेल होने के। क्योंकि मैं लड़का था तो मुझे ये चीज़ बोली जाती थी। लड़कियों के लिए भी अकॉर्डिंगली सेम ही होगा, बस आपको 1 डब्लू बदलना होगा। पहला है वाइन, दूसरा है वेल्थ, एंड तीसरा है वुमेन। आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दो, अच्छे से अच्छा आदमी जो है, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज़ जब मेरे 11 भाई सरकारी की जॉब कर रहे थे, पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मुझे अभी भी याद है। तो पापा ने कहा था, "बेटा" 3-3 4-4 भाई एक साथ आते थे पढ़ने, एक रूम में फ्लैट ले लेते थे, उसमें बैठ के पढ़ते थे। तो पापा कहते थे, "बेटा अगर पड़ोसियों ने बता दिया कि तुमने किसी की तरफ आँख उठा के भी देखी लड़की पे, तो मैं आँखें फोड़ दूँगा।" क्योंकि पापा को पता था यार बैठ गए हैं कमरे में, किताबें इनके पास हैं। कोचिंग मेरे किसी भाई ने किया नहीं सिवाय मेरी दीदी के, जिनको यूपीएससी के ऑप्शनल में थोड़ी-सी हेल्प चाहिए थी। बैठेंगे, उस किताब को 8 बार निकालेंगे, वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो रही और पक्का सक्सेस मिलेगी, और मिले भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें ज़्यादा अगर करी तो फ़ेल हो जाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें ट्राई मत करो। आप बार ही मत जाओ, आप क्लब ही मत जाओ। पर आपको लिमिट पता होना चाहिए हर चीज़ की, कि हाँ यार ये गलती 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, पर दिस इज़ माय लिमिट, इससे बियॉन्ड मैं ना जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और कॉलेज के अंदर यार सारा जितना आपने बिलीफ सिस्टम बनाया पिछले 15-20 सालों में, सब ऑल्ट कंट्रोल डिलीट मार दो। मतलब हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। आदमी सोचता है 2 डिसीजन है यार आपको लाइफ में जो अपने लिए खुद लेने हैं, और अगर आपने नहीं लिए तो आप
कहीं न कहीं उस पॉइंट से सफ़र कर रहे होगे, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि मैंने ये चीज़ करी। आपके पास 24 घंटे हैं, जिनमें से 8 से 10 घंटे आप सॉरी 8 से 10 बोल रहा हूँ, 6 से 8 घंटे आप सो जाते हो। उसके बाद 10 से 12 घंटे एक इंडियन आदमी, औरत काम करता है अपने ऑफ़िस के अंदर। बचा हुआ टाइम आप अपने पार्टनर या फैमिली के साथ बिताते हैं। तो पहला डिसीज़न है आपका करियर का और दूसरा डिसीज़न होता है आपके पार्टनर का। और ये 2 डिसीज़न अगर आपने स्वयं नहीं लिए, तो जनाब बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ऐसा क्या कारण है? मैंने अपने बैचमेट्स देखे हैं यार, लगभग सेम ही प्लेसमेंट है दोनों कॉलेजेस की। उनकी जॉब लगती है, वो बहुत खुश हैं, अरे यार 25 लाख का पैकेज लग गया, 30 लाख का पैकेज मिल गया, 40 लाख का पैकेज मिल गया। फर्स्ट डे जाते हैं, उन्हें नया लैपटॉप मिलता है, एप्पल, मैक, उनके नए-नए ऑफिसेज़, अनलिमिटेड कॉफ़ी पी सकते हो, लंच, डिनर फ्री हो गया आपका, ओहो! नए दोस्त, लिफ्ट वगैरह सब चीज़, ओहो! वापस घर जाते वक़्त टैक्सी मिलती है, बहुत खुश हैं। पर उसी व्यक्ति से आप 1 डेढ़ साल बाद बात करोगे, वो आपको बोलेगा, गंदी चीज़ें बोल रहा होगा अपने मैनेजर के बारे में, नेगेटिव वाइब्स आ रही होंगी। वो छोड़ना चाह रहा होगा। मैं ऐसे-ऐसे दोस्त जानता हूँ जिन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी कंपनी का क्यों नाम लें, पर 25, 30, 40 लाख का पैकेज छोड़ के अब दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, विदिन 1 ईयर। होता क्या है कि आप एक कॉलेज वाले बच्चे को 5 या 10,000 रुपए भी दिखाओगे तो वो बहुत एकदम खुश हो जाएगा, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ओहो! पूरी मंथ 2 महीने की पॉकेट मनी। और उस बच्चे को जब लाख, डेढ़ लाख का पर मंथ का पैकेज मिलता है, वो एकदम से उस तरफ चला जाता है। पर डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद उसे फ़ील होता है कि यार, पैसे तो मैं बाकी चीज़ें करके भी कमा सकता था। पर अब मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरा मन नहीं लग रहा। और फिर वहाँ पे वो प्रश्न करने लग जाता है। और ये तो जिनमें गट्स हैं, वो यार चीज़ें छोड़ पाते हैं। काफ़ी तो ऐसे हैं जो कि 10-10, 20-20, 30-30 साल उस चीज़ को करते जाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं। एक होता है यार सफ़र करना, वो तो बहुत ही बुरा है कि काम बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक होता है कि यार कर रहे हैं क्योंकि पैसे चाहिए, घर कैसे चलेगा। और एक होता है लाइफ़ को एन्जॉय करना, कि मतलब आप संडे भी शायद ऑफ नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे यहाँ संडे ऑफ बिल्कुल नहीं होता। अगर आप चलो मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ बोल रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी यार आपकी लाइफ़ में। आप किन लोगों को अपने साथ में रख रहे हो और आपके रूम के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर आप मेरी प्रॉक्सिमिटी देखोगे, लेफ्ट में मेरे किताब्स हैं। किताब्स बोला मैंने अभी, वेरी गुड। लेफ्ट में मेरी किताबें हैं। अगर राइट में देखोगे तो ये सारी थोड़ी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने पिन-विन कर दी, मेरे को चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करनी है। मतलब मेरे हर जगह मैं कहीं से भी कुछ उठाऊँगा तो आपको ऐसे चिट्स मिलेंगी। मतलब ये लैपटॉप के ऊपर भी चिपकी पड़ी हैं। हर जगह मैं कहीं पे भी हाथ मारूँगा, ऐसे चिट्स मिलेंगी। ठीक है, मतलब ऐसे गिरी पड़ी होंगी हर जगह चिट्स। अगर पीछे से निकालूँगा तो चिट निकलेगी। तो ये क्या है कि थोड़ा हेल्प करते हैं। थोड़ा मोबाइल में आप दूर रहें जितना रहें। मैं थोड़ा और रोटेट करूँगा, तो ये है मेरा ट्रेडमिल। मुझे एक्सरसाइज़ करनी है तो मैं यहीं कर लूँगा। मुझे क्लास लेनी है तो मैं वहाँ ले लूँगा। वो मेरी पुरानी टेबल है। राइट। आगे मेरा सीसीटीवी है जहाँ पे मैं कंपनी के सारे लोग देख लेता हूँ रूम्स में क्या-क्या कर रहे हैं। और मेरा बेड, वो ये टेबल है। तो इस टेबल ये लगभग 6.5 फीट के है, इसके नीचे मेरे गद्दे हैं। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया पे कभी देखा होगा, मैं यहीं सो जाता हूँ। तो आपको उठते हो, आपके हाथ में सारी चीज़ें, मुझे सेमिनार लेना है, ये माइक आ जाएगा, नहीं लेना, ये हट जाएगा। तो मेरी प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा मैंने इस हिसाब से रखी है कि यार प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहे। और उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये है, ये जो बिल्डिंग है, तो ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट कराई थी कॉलेज से। जिस दिन मैं निकला था, उससे शायद 3 महीने पहले इस बिल्डिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मेरी मम्मी जस्ट ऊपर रहती है। तो आप इस फैक्ट से पता नहीं कितने, एक और चीज़ मैं पहले, इसको बाद में एड्रेस करेंगे। फर्स्ट चीज़ है यार करियर ऑप्शन, जो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब आप में से काफ़ी लोगों को यार डाउट आ रहा होगा, भैया मैं तो कॉलेज के अंदर आ रखा हूँ, मैं कहाँ से, मैं तो बस प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि किसमें मेरा मन है, क्या किसमें मन नहीं है। आप अपने यार प्लेसमेंट के लिए पढ़ो। आपका 8 सीजीपीए लेके आना है, थोड़ा बहुत कोडिंग करना है। और उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ, इतना समय आपके पास बच जाएगा कि दिन के 2 से 3 घंटे आप किसी ऐसी चीज़ को दे सकते हो जिसमें आपकी साइड हसल होगी। वो चीज़ कल को ग्रो होके इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपके इस चीज़ को रिप्लेस कर दे। मैं अपनी जर्नी बताऊँ, मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें स्टार्ट करी। अब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब। पर आप यूट्यूब का मैंने शुरुआत के 6 महीने मोनेटाइज़ किया नहीं। उसके बाद जब मम्मी ने कहा, "क्या टिकटॉक जैसा काम करते हो?" उसको मोनेटाइज़ किया। शुरुआत में 5, 10, 15, ₹20 आते थे। काफ़ी समय तक वही है। एक टाइम ऐसा हुआ कि भई ओहो! मेरे पास तो ₹500 आने लग गए। पर ₹500 भी आप जब महीने का ऐसे पूरा करते हो तो 15,000 ही हुए। अभी भी इतना बड़ा कोई तगड़ा अमाउंट नहीं हुआ। थर्ड ईयर में मैंने एक्सप्लोर किया। किसी ने कहा, "अरे अमन, आपने जैसा स्टूडियो बना रखा है, क्या हमारे लिए बना दोगे? हमारे पास बच्चे आते हैं।" ये कोचिंग वाले लोग थे। तो जब 100 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो उन 3 बच्चों को दोबारा कैसे पढ़ाया जाए? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे तो टीचर की एनर्जी बच जाएगी। प्लस कुछ का था कि यार हम इसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो मेरे पास भी ये आइडिया आया। मैंने सोचा यार मैं थर्ड ईयर में हूँ, कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं? तो सोचा कि यार 3 टीचर पकड़ते हैं किसी कोटा बीकानेर वगैरह के, और कुछ 1000-2000 का कोर्स हम सेल कर देंगे। अब मैं गया,
पिच करने ये चीज़। तो उन्होंने कहा, "हाँ यार, बढ़िया है, आपके पास 2-3 लाख बच्चे भी हैं।" उस टाइम शायद इतने ही थे, 3 थे, 4 लाख कुछ बच्चे थे। "और हम आपके लिए कोर्स बनाते हैं और ये चीज़ सेल कर सकते हैं।" मैंने कहा, "वेरी गुड।" मैंने उनके जाके स्टूडियो बनाए। स्टूडियो बनाने के बाद उन्होंने डिच कर दिया। उन्होंने सोचा, यार एक 19-20 साल का लड़का हमें क्या 20 साल उम्र थी उस टाइम मेरी। 20 साल का बंदा हमारे साथ क्या साथ में पार्टनरशिप करेगा? ये जो मार्केटिंग करेगा उससे अच्छा तो हम फेसबुक पे एड-वैड चला के कर देंगे। तो उन्होंने डिच कर दिया। मैं उदास होके आ गया। फिर मेरे को किसी ने फरीदाबाद से बुलाया कि यार आप ये चीज़ कर सकते हो? मैंने उनको कहा कि यार आपने जो दोस्त बोले बीकानेर वाले वो तो अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा यार फरीदाबाद में जाओ। उधर 14 क्लासरूम मुझे मिले एक स्कूल के अंदर जो जेईई और तो एक-एक रूम के अंदर बहुत बच्चे बैठते हैं, इन कोचिंग वालों के 300 साढ़े 300 तक बच्चे बैठ जाते हैं। तो आपको हर एक में 80,000 से लाख रुपए तक का मार्जिन मिल जाता है। मैंने उनको भी जाके सेम चीज़ पिच करी। उन्होंने कहा यार हम सिर्फ जेईई के लिए नहीं, हम 6 से 12 सारा करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप करना चाहते हो मैं स्टूडियोज़ बना दूँगा। लो 14 रूमों को स्टूडियो बनाया। बाद में उन्होंने भी डिच कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यार है ना सीडी बेचना चाहते हैं। मैंने कहा यार देखो डिच कर रहे हो वो तो ठीक है, पर एटलीस्ट पेन ड्राइव में बेच दो, सीडी आजकल नहीं चलती हैं। और उन्हें नहीं समझ में आई ये चीज़। पर मैंने ये चीज़ किया यार ठीक है 20 साल की उम्र है लोग टिच कर रहे हैं पर मेरा कैपिटल तो अर्न हो रहा है। मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं और उस पैसे को इस्तेमाल करके मैंने बाकी चीज़ों में लगाना स्टार्ट किया। मैंने दिल्ली के अंदर और स्टूडियो बनाए। ऑल्दो दिल्ली में इतने बड़े रूम्स नहीं होते, छोटे रूम्स होते हैं पर ठीक है वहाँ पे आपके प्राइवेट टीचर्स होते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा धंधा किया और एक अपॉर्च्युनिटी ऐसे निकली तो मैं वही बोलना चाहूँगा आपके कॉलेज के दौरान काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी आएँगी। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया और स्टूडियो बनाना मतलब चलो ये फिर भी रिलेटेड है, पर एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है टोटली। तो काम कुछ एक कर रहे थे पर उसी से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी दूसरी मिल गई और वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट कर पाए। आज के दिन अगर हम देखें हमारे पास 5-6 सोशल मीडिया हैंडल हैं और उनमें से मेजॉरिटी अगर हम देखें 4 आई गेस 3 मेरे और 1 मम्मी का सारा अनमोनेटाइज़ कर रखा है मैंने। उन पे आप मोनेटाइज़ेशन करोगे तो पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहा उसको भी हमने ऑफ कर रखा है। अगर हम नेट देखें आज के दिन 20 टू 25 लाख रुपीज़ हम एजुकेशन के ऊपर पर मंथ खर्च करते हैं। एनिमेटेड कोर्स इस प्रकार का बना रखा है जिसके ऊपर मैं खुद प्राउड हूँ। हाँ, थोड़ी कंसिस्टेंसी और इम्प्रूव कर सकते हैं कि पर क्या है कि एनिमेटेड का 1 घंटा बनाने के लिए 100 घंटे पीछे लगते हैं। 50 टीचर के 50 एनिमेटर की स्क्रिप्ट करनी होती है। हर 1 सेकंड से 1 सेकंड आपको कैसा चाहिए, फिर वो चीज़ सेम एनिमेट होती है। फिर उसके बाद वो एडिट्स में जाती है। साथ में आप ऑडियो को सिंक करते हैं। तो ऐसा बनाया कि इंडिया के अंदर वैसी एनिमेशन नहीं करते और जो करते हैं वो लाख रुपए का कोर्स बेचते हैं। इनफैक्ट वो भी उतने एक्सटेंसिव नहीं कर पाते कि पूरा 40 मिनट 1 घंटा एनिमेट कर दें। तो वेब डेवलपमेंट, केमिस्ट्री ये 2 कोर्स हमने उस प्रकार से बनाया और बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ करके। आगे और करना चाहते हैं। छोटी क्लासेस को भी कवर करना चाहते हैं। मेरा मानना ये है यार मेरा पर्पज़ लाइफ़ में आपके साथ में शेयर करूँ, मुझे 50 करोड़ बच्चों तक पहुँचना है अपने लाइफ़ स्पैन में। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ मेरे पास 40 साल है और 40 साल 2061 तक मेरे को 50 करोड़ का मार्क रीच करना है और ये वो बच्चे होंगे जिनको मैं ऑफ़लाइन रीच कर पाऊँ। बहुत दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि यार जिन बच्चों को हेल्प कर रहे थे उनके पास तो ऑलरेडी मोबाइल, लैपटॉप था। तो असली बच्चों तक तो पहुँच ही नहीं पाए तुम लोग। तो अगर आज इस सेमिनार में मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, कितने भी बैठे हैं, इनको ज़ीरो काउंट किया जाएगा। पर ऑफ़लाइन में अगर मैं जाता हूँ, वहाँ मुझे 100-200 बच्चे मिलते हैं, तो वो प्लस 200 है। तो इस प्रकार से 50 करोड़ एक काफ़ी अनअचीवेबल सा आप नंबर बोल सकते हैं, पर मेरा रूल ये है स्टेप नंबर 1 ड्रीम बिग और उस ड्रीम को मल्टीप्लाई कर दो विद 10। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट टुडे। आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, रिसोर्सेज़ हैं, नहीं है, स्टार्ट टुडे। एट लीस्ट राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मैं ये चीज़ करूँगा। एंड स्टेप नंबर 3 बी कंसिस्टेंट। बूँद-बूँद से सागर बनता है, अपना वो मटका भरो। आप रुकोगे नहीं। लोग यार इसलिए फेल होते हैं क्योंकि पहला ये रिसर्च है यार आपके हर इंडिविजुअल के पास साल में ऐसी 4 अपॉर्च्युनिटी आती है जो कि मिलियन वर्थ की होती हैं। आप मिलियनेयर आइडिया होता है वो, पर हम उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते। माना कि यार शुरुआत के 10 साल आप बोल-बाल नहीं सकते थे, पर पिछले 8-9 सालों में अगर आपकी उम्र 18-19 साल है, आप जनाब लगभग कितने 32 अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर चुके हो मिलियनेयर बनने की। और ऐसा कोई उम्र का एज नहीं आएगा कि यार अभी मैं कॉलेज में पहले प्लेसमेंट ले लेता हूँ और उसके बाद मैं नहीं, चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी। अभी तो आपके पास समय है, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ऊपर उठ सकते हो। आप कुछ साथ में कॉलेज के साथ 3-4 घंटे निकाल सकते हो। बाद में जॉब होगी। आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे बेटा जॉब करोगे उस टाइम देख लेना, नहीं कर पाओगे। शेर के मुँह में खून लगने के बाद वो मांस थोड़ी ना छोड़ता है। शेर हैं आपके पेरेंट्स, खून है आपकी सैलरी जो आपको कॉलेज के बाद मिलेगी और पेरेंट्स बोलेंगे अरे यार तुम्हें लाख रुपए की सैलरी पर मंथ आ रही है, इसको छोड़ना चाहते हो? हम तो तुम्हारी शादी की सोच रहे थे। शादी के बाद हो जाएँगे बच्चे। फिर तुम सोचोगे नर्सरी में एडमिशन कैसे करें? ऐसा नहीं है कि लोग 40-50 साल की उम्र में करते नहीं। पर फिर आप पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होगे। अब आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? इतना अच्छा कॉलेज मिल गया, पैकेज तो ले लोगे। तो थोड़ा-सा समय हम साइड में चीज़ों को दें। तो
इसी चीज़ के ऊपर यार मेरा है कि लाखों बच्चों, करोड़ों लोगों तक पहुँचा जाए। आप में से ज़रूर मेरे को लगता है, मतलब एक बोलना तो मॉडेस्टी होगा, मिनिमम 10-15 बंदे ऐसे होंगे जो कि कुछ अलग सोच जाएँगे और वो अपनी लाइफ़ में एटलीस्ट 10,000 लाख बंदों को रीच करेंगे। और इस प्रकार से आपने अगर 1-2 जनरेशन निकाल दी, आपको इतना ही टाइम चाहिए इंडिया को सबसे टॉप पे लाने के लिए और आपको सारे बिलीफ बदलने पड़ेंगे। हमें बोला जाता है यार, अजीब-अजीब गंदे सिस्टम हमने सीख रखे हैं। एक टर्म है गोल्ड डिगर, अगर आपने सुनी हो, बच्चे होते हैं तो फेस से थोड़ा और मज़ा आता है। यूजुअली यूज़ होता है लड़कियों के लिए। पुराने ज़माने में क्या होता था यार, आज से 10 साल पहले, ज़माना जाना ही नहीं। यूजुअली मेल कमाते हैं, तो मेल के पास पैसा है, तो बच गया को जेंडर कौन-सा, फीमेल, तो उनको तो पैसे चाहिए होंगे, तो इसलिए उन्हें गोल्ड डिगर कह दिया जाता था कुछ को। पर मैं यार देखता हूँ हमारा अगर जो अरेंज मैरिज वाला सिस्टम है, उसके अंदर लड़के की जॉब देखी जाती है, लड़की की जॉब देखी जाती है। लड़के के पेरेंट्स कितना कमाते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स कितना कमाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी, कितने प्लॉट, रिश्तेदार कितने स्ट्रांग हैं, भाई-बहन क्या जॉब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ नाप-तोल करके फिर शादी होती है। मैंने कहा ये है सबसे बड़ा गोल्ड डिगर इवेंट तो। हम कितने बड़े हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। आज से पुरानी जनरेशन जो थी यार, हमारी पेरेंट्स, ग्रैंडफ़ादर्स थी, उसमें मेजॉरिटी केस ये होता था, एक बंदा अर्न करता था, दूसरा घर सँभालता था। तो लोग जुड़ के, एक मजबूरी होती थी कि यार सर्वाइवल रखना है तो जुड़ के तो रहना ही पड़ेगा। आज के दिन अगर आप डेवलप्ड नेशंस देखोगे, उन्हीं को देखना पड़ेगा क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूएस में 52% डाइवोर्स रेशियो है, 52। इंडिया के अंदर में रणवीर से बात हो रही थी अलाद्या आपके, तो उन्होंने कहा यार अर्बन सिटीज़ में ये बहुत हाई जा रहा है, इंडिया के अंदर, सिटीज़ के अंदर। मैंने कहा आपको मैं बोलूँ, घर से आप बाहर निकलोगे और आपकी 50% चांस है एक्सीडेंट हो गए, क्या आप निकलोगे? मैंने कहा जब एक व्यक्ति का डाइवोर्स होता है, आप बोलोगे भैया 20 साल का हूँ, शादी 28 में करूँगा। तो क्या जब 28 के हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तब सोचोगे जब हम फूट जाएगा? इचेज़ होते हैं यार कुछ, 6 मंथ इच, 3 ईयर इच, 7 ईयर इच, ये रिसर्च बेस्ड है। तो इसका मानना ये होता है कि यार आज के दिन है ना, दोनों इंडिविजुअल्स की ये नहीं है कि यार हमारा सर्वाइवल हो, उनकी प्राइम नीड है कि यार हम हैप्पी हैं या नहीं। और वहां पे कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। और कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे कितने कमा रखे हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये कि जनाब आपके सपने कितने बड़े हैं, क्या वो मैच हो रहे हैं, आप कितने कॉम्पिटिटिव हो, क्या वो मैच हो रहे हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या वो मैच हो रहे हैं। वो चीजें जब मैच होती हैं तब आप आगे बढ़ पाते हो। तो 3 महीने में कुछ लड़ाइयाँ होंगी, सॉरी 6 महीने में कुछ लड़ाइयाँ होंगी, 3 साल में कुछ होती हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा जानना ज़रूरी होता है आज के दिन। पर हम उस चीज़, और मैं तो यूँ सोचता हूँ 52% डाइवोर्स रेशियो, काफ़ी तो ऐसे जिन्होंने लिया नहीं। तो क्या 10-15% ही लोग हैं जो खुशी हैं, सुख हैं? तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा। बच्चे, लोग सोचते हैं कि यार हम ब बच्चे करेंगे। मुझे तो लगता है जिस देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उधर बच्चे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं 22 साल की उम्र में ये सोचा था कि बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, तो मम्मी ने सारे अस्त्र ले लिए थे घर में जितने हैं कि या तो मैं रहूँगी या ये तेरा आइडिया रहेगा। तो वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, पर अभी भी वो सपना है, 26-27 की उम्र में कर लेंगे जब थोड़े और मैच्योर हो जाएँगे। अभी हो सकता है उतनी उम्र ना हुई हो। तो हम उस चीज़ पे क्यों नहीं आए यार? थोड़ा सोचें ना, जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी ने कह रखा है बच्चे करने तो ज़रूरी हैं, वरना क्या करोगे? अरे यार तुम आए थे, तुम्हारी पुरानी जनरेशन याद है हमारे 4 फ़ॉरफ़ादर कौन है? मेरे तो नहीं पता, मैं तो दादा तक को जानता हूँ, पर दादा का भी बस पापा कभी-कभी बोलते हैं, पूरे शायद 2-3 बार मेंशन किया होगा। कुछ करना है तो ऐसा करो कि यार लाखों लोग याद रखें, करोड़ों लोग याद रखें, वरना मरना सबको एक दिन है। तो वो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ 2 बच्चे कर लिए, उनको सेट कर दिया, बड़ा पेट पाल के रह गए। और सक्सेस की यार डेफिनिशन आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। मान लो आपने ज़िंदगी में 250 करोड़ कमा लिए। और आपकी बीवी आपको मारती है। क्या आप सक्सेसफुल खुशी आदमी हो, खुश आदमी हो? आपने 250 करोड़ कमा लिए, पर आपका पेट इतना बड़ा है कि आप नीचे मुड़ के कोई सामान उठाते हो तो लोअर बैक में पेन आता है। तो क्या आप सक्सेसफुल आदमी हो? तो आपको यार ज़िंदगी में ये 3 मैंने सेक्टर मोटा-मोटी करे हैं। पहला होता है आपका हेल्थ। हेल्थ में आप मेंटल, फिज़िकल दोनों लिए हैं। दूसरा है आपका फैमिली और तीसरा है आपका फाइनेंशियल। ये तीनों जिस बंदे ने सँभाल के रख लिए, वो बंदा फुलफिल्ड कहलाता है। ये समझ में आ रही है? और एक पॉइंट के बाद है ना यार, पैसा नम हो जाएगा। नम मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो लाख, 2 लाख, 3 लाख की सैलरी आएगी और आपको सर फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इनफैक्ट वो 4 लाख भी होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसे बंदे जानता हूँ, उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ की सैलरी पर मंथ आ रही है, पर उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो रीच कर लिया ना। जब तक आप वो रीच नहीं करते, तब तक आप सोचते हो, एक बार रीच कर लिया फिर हाँ, ठीक है। बचपन में एक चॉकलेट भी बहुत अच्छी लगती थी, डेयरी मिल्क। आज के दिन कोई बोले, "ए, ये काम कर, डेयरी मिल्क मत दे यार, नहीं खानी, बाद में देख लेंगे कभी, कल खा लूँगा।"
तो वहां पे फिर रह जाता है पर्पस कि यार, और लेने में जितना मजा है उससे ज्यादा मजा देने में है, समझ रहे हो, मतलब कि आप कितना दो पा रहे हो सोसाइटी को। तो बस इन्हीं चीज़ों पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें यार, आप अभी काफ़ी यंग इंडिविजुअल हो, और मैं इनके थ्रू गया, मैं क्या हर बच्चा गया, और मेरे को तो लगता है हर सबको जाना भी चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे आप बोलते हो यार ये गर्म दूध है, इसके हाथ मत लगाना, जल जाएगा हाथ। वो नहीं मानता, थोड़ी ना हो जाएगा, हाथ लगाएगा, ओहो जल गया, फिर सबको बोलेगा ताता, कोई पास भी जाएगा पास मत जाना ताता। तो सिमिलरली मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान में रखें, फिर भी आप गलतियां करेंगे, पर वही आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है 20 से 30 के लिए। 30 से ऊपर के तो हुए नहीं, तो उसके बाद का बनाया नहीं, पर 20 से 30 में एस्टिमेट कर सकता हूँ। प्रायोरिटी नंबर 1 है काम। आपका भाई आपको छोड़ सकता है, आपकी वाइफ, पार्टनर, हस्बैंड आपको छोड़ सकता है, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, पर आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रायोरिटी नंबर 2 पे आती है फैमिली। अब इसका मतलब ये नहीं है मम्मी का पैर दर्द हुआ तो मैं काम नहीं छोड़ूंगा, ऑब्वियसली इमरजेंसी समझ में आ रही है, पर प्रायोरिटी नंबर 2 पे आती है फैमिली। और फैमिली में मैंने 4 लिस्ट बनाई है डिपेंडिंग अपॉन कौन मेरे साथ कितने उम्र से है। पहले नंबर पे आते हैं पेरेंट्स, दूसरे नंबर पे आते हैं सिबलिंग्स, तीसरे नंबर पे आता है जो भी आपका स्पाउस या पार्टनर होगा, और चौथे नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड कैटेगरी है, इसकी मैंने बड़ी एक हार्ड डेफिनेशन बना रखी है। मान लो एक ट्रेन जा रही है और वो ट्रेन 2 रास्तों में फट जाती है, 2 आगे ट्रैक हैं, ड्राइवर आपके पापा हैं और ब्रेक फेल हो चुके हैं। एक पे मैंने आपको बांध दिया है और एक जगह 10 लोगों को बांध दिया है। तो एथिकली तो मुझे आपके ऊपर ट्रेन चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 10 जिंदगियां बचेंगी, पर आपके पिताजी क्या करेंगे, वो 10 लोगों पर चढ़ा देंगे आपकी जिंदगी बचाने के लिए। अब मैं आपके पेरेंट्स से एक और क्वेश्चन पूछूं, 100 करोड़ लो और कोई थर्ड पर्सन आके आपके बच्चे को मार दे, ले लोगे? वो कहेंगे नहीं लेंगे, 1000 करोड़ भी नहीं लेंगे। पर वहीं पे आपके मैं किसी फ्रेंड को बोलूं टेक 100 करोड़, 50 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में, 50 करोड़ से उस बगल वाले हॉस्पिटल में 5,000 जिंदगी आप बचा सकते हो। इसको मार दो, अपने दोस्त को, और आपको भी नहीं मारना, कोई थर्ड हाथ पर्सन मार देगा। तो मुझे लगता है शायद जिंदगी में आप एक बंदा भी वैसा लिस्ट नहीं कर पाओगे, और जो आपने 2-3 बंदे सोचे 4 साल बाद आप उन्हें भी डिलीट कर दोगे, जैसे जैसे आपका रियल, मेरा मानना यूं 18 साल की उम्र पे उम्र जीरो होती है, क्योंकि अब हमने बाहर कदम रखना स्टार्ट किया। तो मैं हूं उस हिसाब से 4 साल का, ठीक है। मेरे पापा के पास और 20, तो वो हो गए ऐसे 25-26 साल के। तो अभी हम हैं 1 साल के, और इसमें कुछ यूं नहीं अरे मेरे को बच्चा कैसे, नहीं यार, आप में जितनी भूख होगी सीखने की उतना आप ज्यादा सीखोगे। आप नहीं सोच अरे यार मैं 1 साल का ही हूं, मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। तो आप एकदम से चीजों को ग्रास्प करना स्टार्ट करोगे। हर वक्त व्यक्ति आपको सिखाता है, कुत्ता भी आपको सिखाता है यार, उसको आप, नींद बहुत उसकी पंचुअल होती है, कौवा भी सिखाता है, उसको आप पत्थर नहीं मार सकते, पहले ही उड़ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा बगुला होता था जो एक टांग पे खड़ा होता था, वो भी आपको सिखाता है फोकस के बारे में। आप किसी भी आदमी से बात करोगे, उसमें 1000 गलत चीज हो सकती है, पर आप 2-4 अच्छी चीज भी उसमें से निकाल सकते हो, और उस डायरेक्शन में जाएं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलें जो कि तोड़ू काम कर रहे हैं। 5 नालायकों के साथ रहोगे, छठे नालायक आप हो फॉर फैक्ट। 5 जीनियसेस के साथ रहोगे, उसका मतलब ये नहीं अच्छे कोडर, उसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बंदे जो बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। और पैसा में यार मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके पास चैरिटी अगर करनी है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। एक जलता हुआ दिया दूसरे दिए को जला सकता है। दिवाली के अंदर देखते हो ना, एक दिया लेते हैं, बचे हुए सारे दिए जला देते हैं उससे। तो आपको पहले खुद आपके पास 100 रुपए होंगे, तब जाके आप कुछ यार कर पाओगे सोसाइटी के लिए। और इन चीजों पे यार सोचना। तो प्रायोरिटी नंबर 1 काम, प्रायोरिटी नंबर 2 फैमिली। अब आप बोलोगे भैया फैमिली में आपने फ्रेंड्स की इतनी हार्ड डेफिनेशन क्यों रखी? इसलिए रखी क्योंकि मैंने इतने ईमेल्स बहुत देखे और कॉलेज लाइफ में भी ये देखा है, भैया इस दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे से बात नहीं करता, अब मैं 2 महीने से काम नहीं कर पाया, या फिर मेरा ये ब्रेकअप हो गया, मैंने 6 महीने खराब कर दिए, या फिर मैं इस लड़की के पीछे भागा, लड़के के पीछे भागा, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। जब आपने किसी को यहां जगह दे दी ना, तब उसके पास वेपन है कि वो आपको हर्ट कर सकता है। चीज समझ में आ रही है? तो अगर आपकी कोई फ्रेंड लिस्ट जीरो है, मैं यूं नहीं कह रहा कि बात मत करो, मैं वो व्यक्ति हूं जो कि पहले 1-2 महीने में जाके सबसे हैंडशेक करता था अपनी क्लास में, बेंच में बैठता था तो 10-15 लोगों से एटलीस्ट बात करेंगे। बहुत ज्यादा सोशलाइज किया मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। करें, सारी चीजें करें, वो तो आपका कम्युनिक, आपके कॉलेज के अंदर अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, वो तो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है हर व्यक्ति से बात करने का। हम सोचते हैं अरे यार बात करी, काश इसे ऐसे बोलता तो और अच्छी बात होती। उन चीजों को अपने डेटाबेस में डालते रहें, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, पर जुड़ाव ना करें। जुड़ाव करते ही तो आपके खंजर मारेगा आदमी। ये हार्ड रियलिटी है, थोड़ी अजीब लगेगी, गंदी लगेगी, पर हाँ है। ऐसे व्यक्ति जिनका गूगल में जॉब लग रखा है, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे हैं,
उनको मैंने ये बातें करते हुए सुना है कि अब आप सारे 18 प्लस हो तो शायद मैं बातें कर सकता हूँ आपसे। तो कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं ये 2-4 आपके जो फ्लिंग वगैरह हैं इन चक्करों में पड़ गया और पड़ गई, गया गई और आज के दिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ मेरे को ज़ीरो होती है। चाहे मेरा जॉब उसकी कहीं लग रखी हो पर उसे लगता है वो किसी काम का आदमी नहीं है या औरत नहीं है। वो इसलिए होता है यार क्योंकि आपने अपने माँ-बाप को अपने आप से अरे तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं तुम्हें लोनली कैसे फ़ील हो रहा है? एक लड़का लड़की छोड़ के क्या चला गया तुम लोनली फ़ील हो गए? एक दोस्त सो कॉल्ड अरे जो बंदा तुम्हारे साथ पार्टी कर ले, सेमेस्टर के बाद तुम्हारे साथ कहीं बाहर चला जाए, बंक कर ले तुम्हारे साथ वो दोस्त नहीं कहलाता। वो बस कहलाता है समझ रहे हो? छोटा दोस्त मान लो उसे, कुछ मान लो। यहाँ जगह मत दो, दो उसे जगह। पर फिर ये रखो कि ये पक्का खंजर मारेगा। आप अफेक्ट ना हो यार अगर आपको लोग छोड़ के जाएँ। अरे आगे आदमी भागता है ना तो पीछे से लोग लात मारेंगे। पर वो लात किसी भागते हुए आदमी को मारोगे वो और तेज भागता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो आप जब भी मैंने हमेशा ये देखा कॉलेज में जब हमने स्टार्ट किया तो किसी ने शायद आईआईटी दिल्ली था तो वहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि यार लोग मज़ाक नहीं उड़ाते थे 2015 में जब आप यूट्यूब करते थे तो? मैं कहा उड़ाते थे। मेरे को तो अभी भी एक किस्सा याद है। एक लड़की मेरे पास फर्स्ट ईयर में आई और पूछी, "अमन आप सॉरी आप कहाँ से? अमन तुम यूट्यूब करते हो?" मैं कहा, "हाँ।" कुछ नहीं बोला, मुँह मोड़ा और चले गए। मैंने कहा, "यार इतना गंदा काम करते हैं हम, इतना गंदा काम करते हैं, पर आप वो करते रहते हो।" फिर एक दोस्त आएगा कल को आपके पास 6 महीने बाद, "अरे! तेरा एक वीडियो था जिस पे 50,000 व्यूज़ आए।" फिर 1 साल निकल जाएगा, एक व्यक्ति आएगा, "अरे! यार तेरे को 3 लाख लोग देखते हैं।" फिर एक पॉइंट आएगा जब आपके पास कोई नहीं आएगा अब क्योंकि अब और यार ये एक उनकी भी गलती नहीं मानता, ये कुछ ह्यूमन नेचर हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हम थोड़े-से जेलस हो जाते हैं। तब वो जो दोस्त है बहुत कम एक आध दोस्त आप बचा पाओगे जो आपसे जेलस नहीं होगा, बाकी सब आपसे दूर होंगे। अब आपको वो कोई एडवाइस भी देगा तो उस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान है जिसकी आप यार एडवाइस पे बिलीव कर सकते हो और वो हैं आपके पेरेंट्स, मम्मी-पापा। उनमें से हमेशा में पेरेंट्स में है ना किसी हर सबका एक बच्चे का एक होता है कि यार मैं पापा की ज़्यादा मानूँगा, मम्मी की ज़्यादा मानूँगा, ठीक है? सबका अपना होता है। तो मेरे केस में मम्मी मेरे को ज़्यादा प्यारी हैं पर जैसे लाइफ डिसीजंस होते हैं मैं पापा की ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि उनका आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है क्योंकि उन्होंने बेल्ट की जॉब थी उन्होंने थोड़ा। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो कि 30 साल की उम्र में रिटायर हो गए, 100 करोड़ से ऊपर की उन्होंने वर्थ कर ली थी। बहुत सरकारी कॉलेज में सब पढ़े थे, बहुत बेसिक, कुछ नहीं यार। और उन्होंने कहा, "अमन, मैं और तुम अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के पास बहुत हैं, क्लोज़ हैं। तो तुम्हारे पास यंग बंदे के पास होती है एनर्जी, उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस, बूम! अब तुम गलती नहीं करोगे।" तो आज के दिन और यार मैं भी उसी घर से आया हूँ जहाँ पे बेल्ट पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, पिटाइयाँ पड़ती हैं, ठीक है, बचपन में। पर जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं आपने नोटिस किया होगा 11th-12th में डाँट नहीं पिटती, पिटाई नहीं पिटती। और अब आपके पेरेंट्स आपके दोस्त बनना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ़ के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली जब आप कॉलेज के अंदर चले जाओगे उनसे दूर। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2 से 3 साल के स्पैन के अंदर आप अपना कम्फर्ट लेवल ज़्यादा करें। आज के दिन मैं अपने पापा से वो चीज़ें शेयर कर पाता हूँ, जो और किसी के साथ नहीं कर पाता, ना अपने दोस्त के साथ, ना भाइयों के साथ, ना किसी और के साथ। तो इतना कंफर्ट लेवल से ये हुआ कि छोटी से छोटी चीज़, स्टूपिड से स्टूपिड चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं फादर के साथ डिस्कस करता हूँ और वो अपना 25 साल का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके मेरे को जेन्युइन एडवाइस देते हैं। और मेरा ये खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट और इतनी प्रोबेबिलिटी तो बहुत है यार रिस्क लेने के लिए। ठीक है? तो अपने पेरेंट्स को अपने से दूर ना होने दें। हाँ, वो चिल्लाते हैं। मैं पूरा समझ रहा हूँ यार मैं अभी एक बच्चे से मिला था उसका डायरेक्ट आई में हो रखा था। लड़की थी वो और उसने कहा मेरे पापा मुझे नेल पॉलिश नहीं लगाने देते। मतलब वो इतने तगड़े नंबर बोर्ड में आए, इतनी अच्छी जेईई रैंक आई, इतनी अच्छी कंपनी क्रैक कर ली। तो उसके पापा उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देते। लिपस्टिक, काजल वगैरह जो भी सिस्टम है ये नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें लगता था थोड़ा गाँव से वो बिलॉन्ग करती थी। तो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी बार पेरेंट्स आएँगे, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट आप पे लगाएँगे, पर फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें समझाना। धीरे-धीरे चीज़ें करो, जॉब लग गई ना, वो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपका दोस्त बनना। आप चीज़ छोटी से शुरुआत करो, पापा जी देखो ये चीज़ ऐसे, पापा जी देखो ये चीज़ ऐसे। उन्हें लगेगा हाँ यार बात तो सही कह रही है और वो धीरे-धीरे आपके साथ इवॉल्व एक तो कभी भी कुछ वो बच्चे होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह वो बिल्कुल मत करना कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उस अकॉर्डिंग से आप प्रोफेशन से बहुत बकवास, पर्सनैलिटी इज़न्ट परमानेंट। पर्सनैलिटी इज़न्ट परमानेंट।
आपको अपनी ज़िंदगी में पैशन ढूँढना है, आपको वो चीज़ करके देखनी पड़ेगी। आपको मल्टीपल चीज़ें अच्छे से करके देखनी पड़ेंगी और 2-2 3-3 महीने तक, सिर्फ़ ऊपर से नहीं पता चलेगा। जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, बहुत शाय बच्चा, मतलब का क्लास का अगर एक गाय बच्चा होता है, सबसे शर्मीला, एक होते हैं शर्मीले, एक सबसे वो मैं। आप मुझे बोल दो स्टेज पे बोलना है, मैं कहूँगा 4th फ्लोर से कूद जाते हैं पहले। तो आप शुरुआत में 1 महीने काम करोगे, नहीं यार, मैं स्पीकर तो नहीं बन सकता अपनी लाइफ़ में। 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद मैं कह रहा हूँ मुझे स्पीकर ही बनना है ज़िंदगी में। मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुँचना है, सेमिनार लेना मेरी फ़ेवरेट हैबिट है। अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे, ठीक है? जिसके तो वो आपसे ईज़िली चार्ज करते हैं। अगर इस तरह का कुछ चीज़ हो रहा है तो दिस इज़ चार्जेबल। यूजुअली आपके डीटीयू वाले ही बता देंगे, कॉलेजेस थोड़ा कम होता है। कॉलेजेस 50,000 से लाख रुपए पे करते हैं। कॉर्पोरेट्स आपके 2 से 3 लाख रुपए पे करते हैं और स्पेसिफिक कॉर्पोरेट्स आपको 6 से 7 लाख पर आधे घंटे के सेमिनार के लिए देते हैं। मैंने आज तक मेरा कोई सेमिनार पेड नहीं था, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि 30 दिन में लगभग मिनिमम 15 सेमिनार्स अब यूँ टारगेट मैंने बनाया कि हमें करना है। कोरोना आ गया था बीच में 1 साल, इसलिए कर नहीं पाए थे। कॉलेज के बाद इनकी शुरुआत करी थी मैंने। लगभग 45 सेमिनार हम कर चुके हैं। पिछले महीने में ही लगभग 14-15 उड़ा दिए मैंने और 4 टेडएक्स हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप फाइनेंस रखोगे ना, तो पहली बात तो सारा कॉलेज अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो आपके नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो गई जहाँ पे आप जा सकते हो। तो लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, पर उसको प्रायोरिटी नंबर 1 मत रखो, प्रायोरिटी नंबर 2 रखो। प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी पर्पस। और कभी यार आपने एक पन्ने पे बैठ के अपने आप से 1 घंटे बात करी है कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या? व्हाट डू यू रियली रियली नीड? 25 चीज़ें लिखो और उनमें से 2 चीज़ें छाँट लो जो आपको असली में चाहिए। और आप ये चीज़ देखोगे, अगर आपने वो 2 चीज़ ढंग से कर ली, तो बची हुई जो 23 चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाएँगी। हाँ या ना? ये चीज़ करके देखना, इस एक्सरसाइज़ में लगेगा 1 घंटा। और बात करो, कोई आप उस एज में हो जहाँ पे सब अच्छा है और सब कुछ गलत नहीं है। आप रात को नहीं सोते, वेरी गुड, कोई बात नहीं। 12वीं का स्टूडेंट है, उसको अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है, रात को सोना चाहिए उसे, पढ़ना है उसको, रटनी है चीज़ें, आपको नहीं रटनी। आप रात को सोते हो, नहीं सोते, कोई फ़र्क, मैं बिल्कुल नहीं सोया आज तक रात में, मैं अपने लास्ट बेंच पे जाके सोचता, यूट्यूब पे मेरे वीडियो हैं, मैं अपनी क्लासरूम में लास्ट बेंच पे सो रहा हूँ। ये पता था सेकंड सेमेस्टर से कि यार कॉलेज की पढ़ाई में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, तो एक बेसिक 75% से ऊपर परसेंटेज मेंटेन हो जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना होता, आप आखिरी के 2-3 दिन में पढ़ लो। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था सेकंड ईयर के बाद, पर हॉस्टल रूम हमेशा लेके रखा, क्योंकि मुझे पता था एग्ज़ाम से पहले आके 2-3 दोस्त हैं, वो बैठ के पढ़ा देंगे, उनका रिवीजन रहेगा, मैं पढ़ लूँगा और जल्दी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। अपनी फीस कोशिश करो खुद दो, बहुत प्राउड फीलिंग आएगी आपको पहली बात। और एक चीज़ है, जैब, 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 राइट हुक, एक किताब का नाम भी है ये। हम जब भी किसी के पास जाते हैं सीखने के लिए, हम बोलते हैं हमें ये चीज़ सिखा दो या ये चीज़ मुझे बता दो या इस चीज़ में मुझे हेल्प कर दो, यहाँ इंटर्नशिप दे दो, क्या हमें ये चीज़ मिल सकती है, सर्टिफिकेट मिल सकता है। आप पहले कुछ गिव करो, समझ में आ रही है? अगले जिस बड़े आदमी को आप अप्रोच कर रहे हो या सो कॉल्ड जिस आपको लगता है वो आदमी बड़ा है, कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बस आपसे वो 4-5 साल आगे है। तो वो आपको क्यों समय दे? उसके पास काम करने को इतनी सारी चीज़ें हैं। वो देख रहा है, अरे यार मेरे से 20 लोग माँगते हैं, ये एक और आ गया। पर वहीं पे आप उसे अगर कोई चीज़ ऑफ़र करो कि यार मैं आपके लिए सारे ईमेल्स पढ़ दूँगा या मैं आपका ये चीज़ कर दूँगा, मैं आपकी ये चीज़ मैनेज कर दूँगा, देखो मैंने आपके लिए ये चीज़ बना के दी। तब आप अटेंशन ग्रैब करते हो और ये चीज़ मैं सीखा था अपने कॉलेज के 2nd सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में था। तो एक बार पापा मुझे बाहर लेके गए किसी शादी में, तो मैं किसी कोई पॉलिटिशियन थे, उनके पास गया। तो उन्होंने कहा, "बेटा क्या करते हो?" मैंने कहा, "इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया।" बोले, "सोशल मीडिया चलाना आता है तुम्हें?" मैं सोच रहा यार हाँ, सबको ही आता है। मैंने कहा हाँ, चलाना आता है। तुम ट्विटर, फेसबुक ये चला लेते हो? मैंने कहा हाँ, चला लेता हूँ। तुम आज से मेरे अकाउंट हैंडल करोगे। मैंने कहा ठीक है, इनको इतनी बड़ी चीज़ क्यों लग रही है ये? उनके आज तक मैं ऐसे अकाउंट वगैरह हैंडल करता रहता हूँ। उनके कोई कैंपेन आते थे, उस टाइम मैं कर देता था। अब मैं किसी और को लगा देता हूँ करने के लिए, नहीं तो खुद कभी कर लेता हूँ। तो अब फ़ायदा इससे मुझे ये हुआ कि कभी-कभी वो आते थे इंडिया के अंदर, तो मेरे साथ 1 डेढ़ घंटा बैठ जाते थे और उस 1 डेढ़ घंटे के अंदर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसने लाइफ में कुछ अचीव कर रखा है ना, उसका आधा घंटा बहुत कीमती होता है। मेरे को याद है मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा, 2000 करोड़ पर ईयर कमाते थे। उन्होंने पहली चीज़ मेरे को बोली, "अमन कभी भी तुम एनएसआईटी के हो, तुम आईआईटी के नहीं हो।" मैंने कहा, "हाँ सर, पता है थोड़ा-सा।" तो बोले, "तुम जब अपनी टीम बनाओ एजुकेशन की, तो उनमें आईआईटी के बंदे कभी मत रखना।" मैंने कहा, "क्यों?" बोले, "यार जब तक" वो भी एजुकेशन के ही अंदर थे, उन्होंने लगभग 30-40 साल पहले स्टार्ट किया था और लगभग आपको पता ही है कोटा का अच्छा वेल नोन नाम है।
उन्होंने कहा यार जब तक हमारे ऑफिस के आगे 600-700 आईआईटियंस खड़े नहीं हुए थे ना लाइन में जॉब लेने के लिए, तब तक हमने उन्हें हायर नहीं किया था। क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में, मैं खुद ही, उन्होंने बोला यार मैंने बीएससी कर रखी है। होगा क्या, इनिशियल स्टेज में जब आप खुद स्टैब्लिश नहीं हुए, वो व्यक्ति आपके कंधे पे खड़ा होकर कान में मुतेगा, ये उनके खुद के ओरिजिनल वर्ड्स थे। तो उन्होंने कहा अमन पहले बड़े हो। और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेट भी की। जब मैं स्टूडियो बनाने गया लोगों के, उन टीचरों के जो अपेरेंटली 35-40 साल के थे, तो उन्होंने कहा अरे 20 साल के बच्चे पे क्या ट्रस्ट करेंगे। उन्होंने डिच किया। मैं ये तो समझ गया था कि मुझे टीम यंग रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टीम आपके डीटीयू की ही थी। तो लगभग 17 बच्चे जब मैं लास्ट टाइम सेमिनार लेने आया था, मैं अपने साथ सेलेक्ट करके गया था। और वहां से हमने फर्स्ट टाइम काम करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। सारे बंदे यंग थे। मुझे लगा यार अगर मैं काम कर सकता हूँ, तो अगर वो क्यों नहीं कर सकते। 15 दिन की ट्रेनिंग लग जाएगी, 30 दिन की ट्रेनिंग लग जाएगी, सीख जाएंगे मेरे साथ। वो चीजें एग्जीक्यूट करी। पर तब मुझे लगता था कि गुड फेथ पे सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम कहते थे कि भैया आप करो, हम भी करेंगे। फाइनेंसेस भी मेरे उस टाइम उतने स्ट्रांग नहीं थे कि 17 बंदों को सैलरी दे दूं। तो अपेरेंटली सारे फ्री में ही आए थे। तो होता क्या है कि फ्री में मोटिवेशन खत्म हो जाता है 2 महीने में। तो उन 17 में से एक दो बंदे ही रुक पाए, और वो जो एक दो रुके वो आज तक रुके हुए हैं। तो मैंने सेकंड मॉडल ये निकाला कि ओके यार सैलरी देनी पड़ेगी। तो पहले सैलरी बिल्कुल नहीं दी थी। अब ये है अपनी कक्षा उस पर्टिकुलर डोमेन में सबसे ज्यादा सैलरी देगा। तो अगर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का इंडिविजुअल लेके आऊंगा, तो जो उसका पैकेज होता है उससे बड़े पैकेज पे उसे तोड़ूंगा। अगर एक अडोबी का बंदा आएगा, तो उसका पैकेज उससे बड़े पैकेज पे उसे तोड़ा जाएगा। तो जो भी कोई एडिटर आएगा, तो उससे बड़े पैकेज पे उसे तोड़ा जाएगा। मैंने कहा ओके, इफ मनी इज द मोटिवेशन, तो आप उसे ठीक से रखो, आपके पास बंदे जुड़े रहते हैं। तो वहां से समझ में आया कि यार हाँ, आपको पहले खुद दिया बनना पड़ेगा, तभी आप और दियों को जला पाओगे। एक टीम, सॉलिड टीम आपको चाहिए। और यहीं पे एक और किताब है, अगर यहीं पे रही तो मैं दिखा भी देता हूँ, द लीडरशिप सूत्र। ये सक्सेस सूत्र है। एक और है पर्पल कलर की, आई गेस यहाँ पे है नहीं, शायद दूसरे रूम में चलेगी। द लीडरशिप सूत्र, उसके अंदर महाभारत का एक एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ, ये रही। इसके अंदर ये है कि जब महाभारत हुई थी, तो आपके पांडव और कौरवों में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा हमें तो जीतना है। और श्री कृष्ण जी की जो सेना है, नारायणी सेना, वो बहुत पावरफुल है। तो काश वो जिसकी टीम में जाएगी वो जीत जाएंगे। तो पांडव और कौरव दोनों कृष्ण जी के पास गए कि हे प्रभु, आप बताएं आप किसकी तरफ होंगे। तो कृष्ण ने कहा कि यार आप दोनों मुझे बहुत प्यारे हो, तो या तो आप मेरी सेना ले जा सकते हो, या आप मुझे ले जा सकते हो बिना अस्त्रों के। तो कौरवों ने कहा अरे वाह, सेना दो, सेना से जीता जाता है युद्ध। पांडवों ने कहा नहीं, हम तो आपको लेना चाहते हैं। उन्होंने बेसिकली कैंडिडेट का पोटेंशियल देखा। आज के दिन जब रिक्रूटमेंट होती है, तो हम ये देखते हैं कैंडिडेट इंटरव्यू टेबल पे क्या लेके आ रहे हैं। उसके उस एक पन्ने के रेज्यूमे में क्या लिखा है, 12th में कितने नंबर थे, सीजीपीए कितनी थी, अच्छा भाई ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट कर रखा है। और मैं जानता हूँ अपने कॉलेज से निकला हूँ, वो रेज्यूमे में कितनी प्रोजेक्ट्स के मामले में तो इतना झूठ लिखा जाता है। आपने उस बेसिस पे ले लिया, अच्छा ये आईआईटी का है, इसको ज्यादा पैकेज दे दो। आपको पता है ये एनएसआईटी डीटीयू में जो पैकेज है, सेम कंपनी आईआईटी में जाके हम ज्यादा पैकेज देती है। बड़ा चुभे लगा, 4th ईयर में आके लगी थी, पता चली थी ये बात। तो आप आईआईटी वाले बच्चे को, यहाँ पे जब मैंने हायरिंग करा, मैं भी शुरुआत में यही चीज करी, अरे आईआईटी का है। एक पॉइंट के बाद मैंने कुछ बच्चे लिए आईआईटी के 2nd 3rd ईयर स्टूडेंट। और ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजें ली। और मुझे लगा कि ऐसा होगा कि यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, पता नहीं कैसे होंगे आईआईटी। मैंने देखा सेम ही होते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो आप देखोगे जिस बच्चे के पास एनआईटी एनएसआईटी की डिग्री भी नहीं है, वो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपको कैंडिडेट का पोटेंशियल देखना होगा। सिमिलरली आप कल को अपनी टीम बनाते हो खुद की, तो आपको उनको पोटेंशियल देखना है, क्या यार ये बंदा मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। और वो चीज आपको तब पता चलती है जब आप उनके साथ बैठ के बातें करते हो, काम करते हो विद टाइम। तो जब आप अपना लाइफ का पार्टनर भी ढूंढ रहे हो ना यार, तो यूं मत सोचना कि आज वो मुझे प्लेट पे क्या लेके दे रहा है, मैं इस यहाँ पर हूँ, ओहो ये भी यहाँ पर है। आज का मैच मत करना, क्योंकि करंट सोसाइटी में ग्रोथ बहुत तगड़ी होती है, जल्दी और रैपिड होती है, अगर आप रिस्क टेकर हो तो। रिस्क टेकर का मतलब ये नहीं यार कि हम बॉलीवुड की कुछ सोच लेते हैं जैसे सट्टा वट्टा टाइप, नहीं यार, जेन्युइन रिस्क है। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। मेरा मानना है यार, आप रिस्क ले नहीं रहे, वो है सबसे बड़ी रिस्क। किसी बंदे ने आपको 50,000 70,000 लाख रुपए की सैलरी दी और आपको बांध लिया जिंदगी भर के लिए, ये है सबसे बड़ा रिस्क। आपके अंदर इतना गुदा नहीं था कि यार मेरे को जिंदगी के अंदर ये चीज करनी थी और मैं नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मुझे कोई महीने भर से ये चीज दे रहा था। वो है रिस्क। अरे अटेम्प्ट मार के देख लो, फेल हो जाओगे, कोई नहीं, दोबारा मार लो। तो मेरा मानना है यार, किसी काम में 20% सक्सेस रेशियो भी है ना, वो तो बहुत अच्छी चीज है। मैं 5 बार फेल होऊंगा, 4 बार होऊंगा, 5वीं बार तो पक्का सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी कहती है।
किस्मत अच्छी रही पहली बार में भी जा सकते हो। तो उसके साथ आगे बढ़े। अपना सेल्फ बिलीफ, ये एक सेमिनार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, आपने काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो यार जितना भी आपने कुछ सेम है यार, आपको शायद 10-15% ही कंटेंट आपने पहले ही सारी चीज़ें सुन रखी होंगी, पर इनको एक पन्ने पे ज़रूर लिखें वरना कल के खाने की तरह हम भूल जाएँगे। और ये टप्पा खा के एक दिन में तभी बोलते हैं मोटिवेशन चला जाता है। और वो इसलिए जाता है क्योंकि 3 माइंड होते हैं यार, लेफ्ट, राइट और पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पिछले 15 साल से बिल्ड हुआ है, आपका 18 साल से बिल्ड हुआ है। उसको चेंज होने में 4 से 6 महीने लगते हैं। ये एक बूंद है। इसी प्रकार से आपको रोज एफर्ट आप यहाँ पे आए हो, मतलब आप हाँ अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो। आपको ऐसे बहुत सारे और स्टेप लेने होंगे 4 से 6 महीने में, तब आप अपने आप को टोटली डेवलप कर दोगे। एज अ क्रिएटर यार, हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल है, ठीक है। मुझे मोबाइल पे सबसे ज्यादा बैठना चाहिए, पर अगर आप मेरा मोबाइल देखोगे पूरे टाइम ये डू नॉट डिस्टर्ब पे रहेगा, ठीक है। ये जो आपका, मैं पूरे दिन किसी का कॉल नहीं उठाऊंगा, कोई ऐसे किसी बातें बातें नहीं करूंगा। मेरा एक टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम में आऊंगा लाइव और अपना देख लूंगा किस किस को कॉल बैक करना है, मिस्ड कॉल सारे उठा लूंगा। मुझे कुछ चीजें नोट करनी है तो मैंने पर्चियां वर्चियां छाप रखी हैं, ठीक है। मुझे अगर किताबें भी पढ़नी है, किताबें पढ़ने का पहले मुझे लगता था यार कि ऑडियो बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, पर ऑडियो बुक्स में क्या है कि एक फैक्ट मैंने रियलाइज किया, किताब तो 8 घंटे में खत्म हुई पर कुछ रिटेन नहीं कर पाते हो। क्या दोबारा पढ़ूँ मैं ऑडियो बुक, रीड करूँ पूरी, सॉरी सुनूं। तो फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि वी कैन ओनली रिटेन 10% ऑफ व्हाट वी स्टडी। मैंने कहा एक किताब को 10 बार पढ़ना पड़ चाहिए, और ये चीज मेंशन हो रखी थी। तो इसलिए अब मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ उसके नोट्स बनते हैं 2 से 4 पन्नों के। एंड इनफैक्ट एक व्यक्ति हायर हो रखा है पूरा इस प्रोसेस के लिए कि मैं तो चलो किताब पढ़ता हूँ, वो भी एक किताब पढ़ेगा और उसके बाद जो पूरी समरी है वो लिख के मुझे समझाएगा, और फिर मैं उन 10 चीजों को समराइज कर लूंगा। आपकी हर दिन ग्रोथ होनी जरूरी है, हर जगह से आप कुछ कुछ चीज, एक बंदे ने पूरी जिंदगी लगा के आपकी एक किताब लिखी होती है। आप उस एक किताब को 2-4 दिन में ऐसे यूं पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज मारो, हर चीज के अंदर मैं चीजें मार्क करके रखता हूँ। एक बहुत प्यारी किताब है मेरी, अगर यहाँ पे हुई तो जरूर दिखाऊंगा। शायद यहाँ पर अभी नहीं है, अभी नहीं है। वो बेसिकली है हाउ टू हायर, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई, वो मैंने बाद में जाके उसको परचेज किया था। तो Sir, we have some questions for you. So if we can do that, हाँ हाँ, only. क्वेश्चन हैं तो यार आदमी दिखाओ मुझे प्लीज, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हारा शक्ल देख के, इतनी देर से मैं खुद से बात कर रहा हूँ। हाँ, Sir, बहुत अच्छा लगा सर, आपने काफी अच्छा बोला. Very ये नया inspiring. प्लेटफॉर्म है कोई जिसपे? This is StreamYard. से डायरेक्ट YouTube पे स्ट्रीम हो जाता है. ओके, तो हम आपकी लिमिट वाला इशू नहीं रहता, कितने बच्चे होंगे? Yes. शौर्य. जूम पे आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि 500 बच्चे आई गेस, तो तब तक आपको सबकी शक्लें दिख जाती हैं, Yes. तो वो तो बहुत बट उसमें इंटरेस्टिंग लाइक होता है। उसमें होस्ट कंट्रोल्स का थोड़ा वो रहता है ना. तो, हम्म. शौर्य, if you can go ahead, you ask your question, please. Sir, am I audible? हाँ हाँ, Yes, you are audible. Okay. So, good evening, sir. Myself, Rosni Rathore. I am from Gwalior, Madhya Pradesh, and presently I am pursuing my BTech from School of Technology, RSP, Bhopal. Sir, क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे स्टार्टअप की बात हो करते हैं, तो सर मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. अब वर्क तो आप जितना जल्दी काम करना स्टार्ट करो वो अच्छा होता है, नो डाउट. तो मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि सर मतलब आइडिया कैसे, मतलब हम कैसे आइडिया कैसे आते हैं स्टार्टअप से? आइडिया आते मैं नहीं लोगों है, को आइडिया नहीं आते, आइडिया इस प्रकार से आते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा दोबारा एक और, अगर वो किताब यहाँ पे होगी तो। आई गेस ब्लू कलर, इसी सीरीज का ब्लू में है, सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव शायद कुछ नाम है, और आई गेस इस रूम में नहीं है, दूसरे शिफ्ट होती जाती हैं वो सारी पुरानी किताब। तो उसमें एक पेंटर का एग्जाम्पल दे रखा था, और पेंटर का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पर काफ़ी फेमस पेंटिंग उन्होंने बना रखी है। तो लोगों ने कहा यार ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो जब रिसर्च करी तो पता गया कि यार जब उनका करियर था उस दौरान उन्होंने इतनी पेंटिंग्स बनानी थी कि ऑन एन एवरेज वो लगभग हर दिन एक पेंटिंग बना रहे थे। तो इतना ज्यादा आपने निकाल दिया कि उनमें से कुछ शॉट निकल गए। और इस चीज को मैं सेम यूट्यूब से भी कर सकता हूँ। आप इतना कंटेंट बनाते हो कि कुछ कंटेंट आपके क्लिक होते हैं, और फिर आप बोलते हो वो क्रिएटिव ज्यादा है। क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस।
क्रिएटिविटी या जो आप आइडियाज़ भी कह रहे हो, होता क्या है, अगर आप वैसे ये पूछो कि भैया किस डायरेक्शन में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, मैं 3-4 बेसिक मेजर की पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला, जिस भी डायरेक्शन के अंदर घुसो, उसके अंदर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नब्ज़-नब्ज़ पता हो। अब फर्स्ट ईयर का बच्चा कहे मेरे को तो नहीं पता, क्या वेट करूँ मैं 4 साल? पर आइडियल ये है कि आपको 3-4 साल का उस इंडस्ट्री का नब्ज़-नब्ज़ का एक्सपीरियंस हो, इन हैंड एक्सपीरियंस हो, या एटलीस्ट आपकी टीम में कोई व्यक्ति हो जिसको वो चीज़ पता हो। सेकंड चीज़ ये, आपकी टीम बने ना बने, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो पहले ऑन ग्राउंड जाके 100 कस्टमर से, क्लाइंट जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट हैं, उनसे जाके आपको पूछना है, अरे चाहिए आपको ये प्रोडक्ट? मैंने एक बार यार सोचा था कि विमेन प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ विमेन अकेडमी बनानी चाहिए जहाँ पे उन्हें टाइकोंडो वगैरह सिखाया जाए, विमेन ट्रेनर है जो कि उन्हें ट्रेन वेन कर देगा, घर से उन्हें वैन उठा के लेके जाएगी, सारा चीज़ बहुत बढ़िया, क्योंकि उस टाइम कुछ 1-2 एक्सीडेंट हुए थे विमेन रेप के जो कि काफ़ी हाईलाइट हुए थे। मैंने सोचा जी करें, कौन पेरेंट है जो कि नहीं चाहेगा कि उनकी वुमेन को प्रोटेक्शन मिले, वो थोड़ा अच्छा सीखें। और मेन यही होता है यार, आप भागना सीख लो। अब 4 लोग आएँगे, उनको तो आप नहीं पीट सकते इतना टाइकोंडो, पर आपने अगर छुटा के भाग लिया, आप में स्टैमिना, इतनी फिटनेस आपने बना रखी है, तो वो एक रास्ता होता है। मैंने कहा यूट्यूब पे देखना कि ओहो आप ऐसे-ऐसे लड़ सकते हो, आपने 2-4 अच्छे फिटनेस के हम बंदे लाते हैं, पर उनसे आप चीज़ें लर्न नहीं कर पाते, आपको ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, तो वो ऑन ग्राउंड हम दे जाएँ। मैं जब गया, मैं साउथ दिल्ली के पोस्ट सोसाइटी में गया था सबसे पहले, मतलब मैं वहीं रह रहा था, तो मैंने पहले से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं बेचते। मैंने कहा क्यों? बोले ना जी ना। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, आपको सबके आंसर्स नहीं, पर ऐसे-ऐसे लड़कियों की बॉडी बन जाती है। हमारे घर में लड़कियों को नहीं बेचते। नहीं जी नहीं। मैंने कहा प्राइसिंग तो सुन लो, पूरा सुन तो लो। बोले नहीं हम फाइटिंग में नहीं बेचते। ऐसे-ऐसे किस्से हुए, मैं मुड़ के उल्टा जा रहा हूँ, वही पीछे से पूछते हैं, लड़कों के लिए है ये? मैं कहा हैं? वो आ जाएगा। मैंने कहा अब तो पैसे पूछ लो। मतलब लड़कियों के लिए मना किया तब पैसे नहीं पूछे, लड़कों के लिए हाँ कर दिया तब भी नहीं पूछ रहे। तो आपको पता चलता है जो प्रोडक्ट आपके दिमाग में इतना बड़ा है उसके लिए पोटेंशियल ऑडियंस ही शायद नहीं है। तो आप जो भी चीज़ बनाओ पहले उसे 100 लोगों से जाके पूछ लो, चाहिए? रिव्यू ले लो, गूगल फॉर्म बना लो, सबमिट करवाओ, उनसे फिल करवाओ। थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है पर कराएं ये चीज़। ये चीज़ नहीं कर सकते मत घुसो स्टार्टअप के अंदर। थर्ड ये, आज के दिन आपको ज़रूरी नहीं है फंडिंग उठाओ। वैसे तो आपके इंक्यूबेटर सेल वगैरह आपको 5 से 7 लाख रुपए दे देंगे, कुछ 5 से 7% इक्विटी के लिए आपको एक कमरा भी दे देंगे काम करने के लिए। बाकी आप चाहो तो खुद शुरुआत कर सकते हो ₹0 से। आपका मेन खर्चा जो मार्केटिंग का होता था वो सोशल मीडिया हैंडल्स दे सकते हैं। जो टेक वगैरह है जनाब आप इंजीनियर्स हो, मतलब ठीक है, आप सीख सक के वो स्किल्स खुद एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है पहले वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी आपको। ये गोल्डन रूल है, राइट? और उन लोगों के बीच में रहें। अगर आपको स्टार्टअप में ही काम करना है तो एटलीस्ट 3-4 तो फाउंडर दोस्त बना लेने चाहिए आपको, या फिर उनके साथ एक-एक मीटिंग ज़रूर हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। और वो क्रैक करने के लिए आपको या तो उनको कुछ वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा, अपने घर से कोई लिंक बनवा सकते हो, किसी दोस्त के कोई परिवार में हो, हर से हाथ-पैर लिंक्डइन वगैरह सब कुछ। किसी को इंटरव्यू के लिए बुला लो। मैंने तो हसलर्स बे से ये देखा कि अब मैं उन लोगों से मिल पाता हूँ जिनसे पहले मिल ही नहीं पाता था। मैंने कभी सोचा नहीं अच्छी वर्मा सर के साथ बैठ के बात करेंगे, पूरा पॉडकास्ट किया, हँसी मज़ाक सारी चीज़ें करी। आईएएस के साथ आप बैठ के आराम से कर सकते हो। आईएएस छोड़ो, आपकी कोई सा ही क्रिएटर हो, आप उसको पकड़ के ला सकते हो, उनके साथ आराम से बात कर सकते हो। और पता नहीं आप कितनी ग्रिप पकड़ पा रहे हो, जो थोड़ा फ्यूचर को फ़ील कर पाए ना यार, वो बंदा खींच जाता है और थोड़ी-सी उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, कि यार आने वाले समय में ये चीज़ होगी, कोई इस चीज़ को कर नहीं रहा, क्यों ना हम स्टार्ट कर दें। और जब आप यार पहले बंदे हो गए ना, तो आपको लगेगा आप सब गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपसे पहले किसी ने कर नहीं रखा। इट्स लाइक कि आप राजस्थान में कभी गए हो तो कच्चा होता है, सारे टीले-वीले होते हैं और आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आप पहली बार गाड़ी जब चलाओगे तो आपकी गाड़ी ही रास्ता बना रही होगी। पर बने बनाए रास्ते पे चलना आसान होता है। और कोई सड़क ही बन रखी है तो जनाब वहाँ 10 लाख लोग भाग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो भंडारा था वहाँ सब दाल रोटी चूरमा सब खा चुके। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। मज़ा आएगा यार, एन्जॉय करें हर दिन को। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। All right, sir. Thank you so much. This was Campus Ambassador जिसको क्वेश्चन पूछना था and technically I was host of the session but कुछ misunderstanding के कारण you thought कि आपको अकेले ही सेशन करना है, तो मेरे क्वेश्चंस वैसे ही रह गए but I have some अरे questions नहीं ready. यार, अरे मुझे लगा कि वो हो गया आपका पार्ट, इसलिए मैंने कहा, वरना यूजुअली वो आपकी तरफ ऐसे ही जाता रहता, मैं ऐसे ऐसे देखता रहता हूँ फिर। हाँ जी आपके सर, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो जरूर। रैपिड फायर राउंड फटाफट से बिफोर एंडिंग द हाँ, सेशन। जी बड़ा सर, मजा तो आएगा पर।
हाँ जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन, बचपन का फनीएस्ट इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, जिस पे बहुत हंसते हो अभी भी सोच सोच के। मैं छोटा था तो मुझे बालों से बहुत डर लगता था, तो मेरी मम्मी बालों का गुच्छा बना के मेरे सामने रख देती थी। अगर मुझे सीढ़ियों पे नहीं जाना था तो मैं बैठ के रोने लग जाता था, और उसका आज तक मजाक उड़ाया जाता है मेरा पूरे घर में। यही मुझे याद आ रहा है, बाकी और तो क्या, बाकी बहुत एंड सारे फनी इंसिडेंट है, पर ये एक स्पेसिफिक। हाँ, जी सर, एंड कॉलेज में जब एंट्रेंस हुई उसके बाद वो जो हवाएं उड़ने वाले सीन होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, फ्लिंग्स, इनसे कैसे एक सेकंड के लिए इनको साइड में रख के अरे कैसे। हवाएं उड़ना क्या, आप ही हवा होते हो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर तो। एकदम फुल जोश, जो भाई करा लो, कहाँ चढ़ना है बताओ, वहां चढ़ते हैं। अच्छा बंक मारना है, चलो बंक मारते हैं। हॉस्टल टापना है, चलो हॉस्टल टापते हैं। मुझे ये याद है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप मुझे बाइक चलानी आती थी, तो मैं करता था चलो सबको बाइक चलाना सिखाएंगे, जिस दोस्त को नहीं आती उसको आप सिखा रहे हो। बाहर बाहर दिल्ली के अंदर आप हर जगह घूम के आ रहे हो, और वो आदमी इतना ज्यादा शेड्यूल्ड होता है ना, मतलब आप बोर्ड 12वीं तक इतना स्ट्रक्चर्ड हो जाता है व्यक्ति पढ़ने वाला। मुझे अभी याद है मिड सेमेस्टर आए थे, और 10 दिन पहले मेरे दोस्त से ये डिस्कशन हो रहा था, यार काश थोड़ा और पहले पढ़ना स्टार्ट किया होता ना तो और अच्छे नंबर आते। और वही आदमी जब 8th सेमेस्टर में चला जाता है, 10 दिन तो पहले एंड सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ेंगे हम। आप ये सोचते हो अरे यार कल मिड सेमेस्टर है, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब तो फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर काफी अच्छे आ गए, ऑल्दो मस्ती भी बहुत ज्यादा करी, पर ऐसा कुछ साइड का काम ज्यादा नहीं कर पाए। बस एक चैनल वैनल कुछ स्टार्ट किया था। सेकंड सेमेस्टर से अच्छा सा काम करा, थर्ड में और अच्छे जान लगाई, फोर्थ फिफ्थ में और लगाई, और फोर्थ ईयर में तो बहुत लगाई। फोर्थ ईयर सबसे मजेदार था, थर्ड ईयर के एंड से फोर्थ ईयर तक। जब बच्चे प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे थे, मैं दिल्ली से बाहर कभी ट्रेन पकड़ के बीकानेर जा रहा हूँ, घर वालों को नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, उन्हें लग रहा है ये हॉस्टल में बैठा हुआ है, रूम में बैठा हुआ है अपने। तो कभी मैं सिक्कर जा रहा हूँ, कभी मैं फरीदाबाद में हूँ, कभी मैं दिल्ली के अंदर हूँ। पर एक पॉइंट के बाद आप उन्हें पैसा दिखाना स्टार्ट कर देते हो, फिर मतलब आप उन्हें ऐसे नहीं कह सकते मैं प्लेसमेंट छोड़ रहा हूँ आपको पहले चेक दिखाना पड़ेगा, देखो मैं अर्न कर सकता हूँ, तो वो आपको धीरे धीरे अलाउ करते हैं। और वो भी आपका 2-3 साल आपको लग जाएंगे धीरे धीरे उनको उस पॉइंट पे लाने के लिए, पर मान जाएंगे फिर वो। आपके जी पेरेंट्स सर, आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वही टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, अगर उनको जाके बोलो भी ना कि मेरी गूगल में जॉब लगी, तो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। ये फैक्ट है, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं माइक्रोसॉफ्ट की जिनका कोडेस से हुआ, और उन दोनों ने कहा, मैंने कहा आप तो खुश हो गए आपने जिंदगी में माइक्रोसॉफ्ट अचीव कर लिया। बोले नहीं, मेरे पापा चाहते हैं मैं यूपीएससी करूं। दोनों लड़कियों का सेम आंसर। मेरे को लगा ये तो नेशनल हॉबी है यार, मतलब इधर पेरेंट और द किड, एवरी थर्ड स्टूडेंट वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर। मतलब बंदे ने इतना मेहनत करके आपको कोडेस के लिए सेकंड ईयर में पढ़ना है, मतलब वो बच्चा फर्स्ट ईयर से सिंसियर था, अच्छी सीजीपीए रखी, और फिर भी पेरेंट्स खुश नहीं है, तो मतलब जी ये सर। जी। सब बचपन में जब थर्ड फोर्थ क्लास में लोग पूछते थे बड़े लोग कि बड़े होके क्या बनना है, तो आपका आंसर क्या रहता था? मेरा तो होता था फेडरर लैंडर पेस, क्योंकि तब टेनिस खेलते थे, तो वही रोल मॉडल्स थे। पर फिर 11th क्लास में टेनिस छुड़वा दिया क्योंकि इंजीनियर बनवाना था। एंड मैंने 8 साल लगभग लॉन टेनिस खेला अच्छे से। दैट्स रियली ग्रेट सर। एंड जब फर्स्ट यूट्यूब वीडियो होती है सर, तो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। तो वो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा था? कितने लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर की, कितनों ने रीपोस्ट की, वो सब मतलब शेयर कैसा तो था? बिल्कुल नहीं करी यार, शेयर तो नहीं करी, क्योंकि शर्म आती थी उस टाइम बहुत कि किसको दें, और ऐसा कोई तगड़ा वीडियो भी नहीं बनाया था जिसे लोगों को दिखाएं। तो व्यूज आए थे 1 2 3, और वो तीनों बार मैं नहीं देखा था, तो शुरुआत में तो व्यूज आते हैं। फिर आप धीरे धीरे बनाते हो, मुझे नहीं पता कैसे मेरा 5वां वीडियो जब मेरे व्यूज 5-6 आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे हूँ। मैंने कहा दुनिया में कोई नहीं देख रहा मुझे, जो पेरेंट्स को इंटरनेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने कैसे ढूंढ लिया मुझे, पता नहीं क्या बैठ के मेरा ही नाम सर्च कर दिया क्या उन्होंने, ऐसी आउट ऑफ फन, और वो आ गया। तो मेरे लिए तो बड़ा एम्बैरेसिंग था। मुझे वो मोमेंट याद है, वो पेरेंट्स बैठ के रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मैं दूसरे रूम में, मेरे को अपनी आवाज क्यों सुनाई दे रही है। पर ठीक है, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई करते रहना, ये सब चीजों में ज्यादा मत मन लगा ऐसे। जी सर। एंड फ्यूचर में जब आप शेयर करते थे, यूजुअली जो यूट्यूबर्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो भेजते हैं कि भाई स्टोरी लगा दो, स्टेटस लगा दो, तो तब ये रियलाइज होता है कि हाँ, हमारे असली तो वही हैं जो स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ कि यार ये इतने करीबी लोग हमारे स्टेटस नहीं लगा रहे?
करीबी लोग नहीं लगाएंगे यार, कभी नहीं लगाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी मैंने आपको फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर वो फ्रेंड वाली चीज़ बताई थी। आपके करीबी हैं आपके पेरेंट्स, उसके अलावा कोई नहीं है। जो दोस्त आपके साथ बैठ रहा है वो तब तक है जब तक आप निकम्मे हो वो निकम्मा है। मतलब कोई ऑफेंस नहीं यार, आप बहुत टैलेंटेड बंदे हो मतलब कॉलेज में, पर आप भागोगे तो लोग पीछे से लात ही मारते हैं यूजुअली, और वो बढ़िया चीज़ है क्योंकि लात मारने पे आप और तेज भागते हो। और मैं चाहता हूँ आप आज चाहे रूम में अपने कच्छे में बैठे हुए हो, निक्कर में बैठे हुए हो, पर 4 साल में आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो। आपके पास आज के दिन ऐसा कौन सा रिसोर्स नहीं है, अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता। जिन्होंने करा था उनके पास ऐसा क्या था। हमेशा ऐसे व्यक्ति रहेंगे यार जिनका रास्ता आपसे आसान भी होगा उस माइलस्टोन तक पहुंचने का, कुछ का आपसे बहुत कठिन भी होगा, सब पहुंच रहे होंगे, सबके रास्ते अलग हैं। आप में यार वो डेस्परेट डिजायर, हंगर होना चाहिए कि मैं करूंगा यार इस चीज को, मैं रुक ही नहीं सकता, मेरे को चाहिए ये चीज। जो आपको बॉलीवुड में प्यार दिखाते हैं कि एक हीरो का लैला के लिए होता है, ठीक है, वो आपको इस चीज के लिए निकालना पड़ेगा कि ये चीज चाहिए, कुर्बान हो सकता हूं मैं इस चीज के लिए। नील बटा सन्नाटा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। नेपोलियन ने कहा था कि मुझे फ्रांस की जरूरत नहीं है, फ्रांस को मेरी जरूरत है। उस चीज के साथ चलें यार जनाब, चट्टानों से क्या डर रहे हो। इतिहास में इंसानों ने पहाड़ तोड़ डाले, तो आप तो यार अपना थोड़ा साथ में लेके आओ, पेरेंट्स को साथ रखो, सॉलिड चट्टान क्या पहाड़ बन के खड़े हो, जी सर, लोड नहीं लेना एग्जैक्ट। जिंदगी में। एंड योर वेरी वेरी फर्स्ट जॉब जिससे आपकी इनकम आई? एडसेंस, यूट्यूब एडसेंस, यू वही बताया ना, 5, 10, 15 रुपए आए थे, तो जी सर। वही था मेरा। वो अच्छा लगता था, 15 रुपए आए, ओहो, आज तो कैंटीन में चाय कॉफी खुद के पैसे से। तो जी सर। एंड आपको अगर एक मौका मिले, मौका क्या मिले कि एक मजबूरी में एक डिसीजन आप पे थोपा जाए कि आपको पूरी लाइफ में एक ही खाना खाना है, तो वो एक फूड आइटम क्या होगा? हंगर तो यार असली में तो डिजायर्स का होता है, खाने को तो कुछ भी खा लो आप, बाकी मेरे को यार सभी सब कुछ खाना अच्छा लगता है, मतलब चीज अच्छे से कुछ बना रखे हो फिर मैं करे। ये आज पूछ रही है बेटा आज क्या खाएगा, मैं बना रही हूँ कोई कढ़ी चावल, राजमा चावल, कुछ एक फेवरेट होता है कि हाँ आज वो मजा आ जाएगा खा के। एडिबल में देखें तो यार नहीं है, दूध कितना ही पी सकता हूँ, मतलब दूध से दही भी बन जाएगा, दही से पनीर बन जाएगा, दूध से वो पनीर वनीर भी बन जाएंगे, चीज बटर सब बन जाएगा। ये तो सारे इसमें कार्बोहाइड्रेट थे। तो मैं फालतू क्वेश्चन पूछा मुझसे एक चीज निकल ही नहीं सकती। पर हंगर आपको यार मेन डिजायर्स के लिए रखना है, सपनों के लिए रखना है, डेस्परेट, ऑलवेज बी हंग्री। कभी भी आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, ये फैक्ट है। आपने अभी सोचा होगा मुझे 5 रुपए कमाने हैं, 5 कमा लोगे तब सोचोगे 50 कमाने हैं, 50 के टाइम सपना 500 का हो जाएगा, तो 500 पहुंचोगे 5000 पे पहुंच जाओगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स टू गेट बिगर प्रॉब्लम्स। और मुझे ऐसी एक फील आती है कि अभी जो बच्चा है ना, उसने अगर राइट डायरेक्शन में स्टेप ले लिया तो वो वंडर्स कर सकता है। बहुत एकदम मैं बोलूंगा इस सेंचुरी का आइडियल टाइम है। आप एक छोटा सर्वे कर लो, गूगल पे जाओ, इंडिया के 30 उम्र से कम बंदे जो कि मिलियनेयर्स हैं, सर्च करो और देखो सब में कॉमन क्या है। आप देखोगे या तो किसी ने ऐप बना रखा है, किसी ने वेबसाइट बना रखा है, ठीक है, किसी का जो बिजनेस है वो सारा ऑनलाइन है, किसी के सोशल मीडिया हैंडल हैं, किसी ने कुछ कर रखा है। हर जगह ऑनलाइन एक कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा, टेक आपको एक कॉमन फैक्टर दिखेगा, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है। किसी टाइम में कोल बिकता था, ठीक है, फिर टीवी का टाइम आया, आज के दिन सोशल मीडिया का टाइम है। अरे एक्टर्स आ गए यार सोशल मीडिया पे। जी तो सर। आप वो व्यक्ति बन सकते हो कि यार अब आपको जरूरत नहीं कि आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है, माँ बाप के पास पैसे हैं नहीं है, और आपने करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है यार। रिग्रेट होगा बाद में वरना लाइफ में। नो मैटर आपके कितने अच्छे नंबर आए थे, फर्क नहीं पड़ता 4 साल बाद। मैं बैचमेट्स में ऐसे व्यक्ति जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा दिमाग था पर अभी बिल्कुल खुश नहीं है, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ की जॉब नहीं लगी। तो रिस्क हर जगह है। मैं वही बोलूंगा 10 लाख के पीछे मत भागो, 100 के पीछे भागो, ठीक है, जहां 100 लोग भाग रहे हैं। That's it. जी सर। एंड योर फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? फेवरेट पर्सन तो यार पेरेंट्स ही हैं, और फिर भी आप बोलोगे तो मदर फादर में थोड़ा पकड़ना मुश्किल है, पर पेरेंट्स ही, मम्मी देखती है मेरी,
जी सर. And your favorite Bollywood actor and actress? एक्टर राजकुमार राव अच्छा लगते हैं मुझे, पर ऐसे ही फैन मोमेंट ऋतिक रोशन हो जाएंगे. एंड ये एक्ट्रेसेस सर के अंदर आप मन में तो है कोई ना कोई, आप ये जान के टाइम ले रहे हो या? नहीं नहीं मैं मतलब मेरा बॉलीवुड नहीं, मेरा हॉलीवुड में फिर भी एक दो एक्ट्रेस मेरे को अच्छी लगती हैं. बॉलीवुड में आप देखोगे तो मतलब ऐसा इतना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है. मतलब मेरे को एक्टर्स काफ़ी सारे पसंद हैं, पर हॉलीवुड एक्ट्रेस में मेरे को उनका काम थोड़ा ठीक लगता है. ऑलराइट. एंड अभी सर आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो योर फेवरेट मैं क्रिकेटर नहीं देखता बिल्कुल. मैं आईपीएल नहीं देखता. एनी टीम जिसको नहीं सपोर्ट देखता, करो, मतलब ऐसी पर कोई फिर भी आप जब देखोगे ऑल टाइम फेवरेट सहवाग, बस. सेकंड एमएस धोनी, बस. मैं पुराने टाइम का था. ये सहवाग दो ही एंड बहुत एमएस सर बड़े बड़े नाम. बस. एंड योर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? पूरी दुनिया घूमनी है यार, एक जगह क्यों घूमे. पर एक जहां घूम चुके हो वहां दोबारा यार जाने का मन करे. कहीं नहीं घूमा यार. मैं सही बताऊं तो मैं कहीं घूमा हूं तो सिर्फ सेमिनार्स की वजह से घूमा हूं, वरना दिल्ली राजस्थान दो ही रहे हैं हमेशा. पर घूमेंगे तो पता चलेगा. बाकी अभी घूमना ऐसे कुछ माइलस्टोन्स हैं कि 1 लाख किलोमीटर की ट्रिप करनी है. रिकॉर्ड बना रखा है किसी ने, तो वो ब्रेक करना है. और तो वो बेसिकली मल्टी कॉन्टिनेंट आपकी रोड ट्रिप होती है, जहाँ आप देश पार करते रहते हो. एक ये है कि बाय पब्लिक मीन्स मेरे को ऑल इंडिया घूमना है. मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी निकाली और घूम ली. बेसिकली आप रोडवेज में गए, ट्रेन वगैरह में, आपने रियल इंडिया देखा. एक ट्रिप ये करनी है मुझे. और हर कॉन्टिनेंट के अंदर महीना भर अपने फैमिली के साथ बिताएं. एंड बेस्ट डे ऑफ लाइफ? बेस्ट डे ऑफ लाइफ कोई एक यार, ये बेस्ट डे तो बहुत यार पता नहीं. तो मतलब हैप्पीनेस में देखोगे या कैसे देखोगे, या ये कहाँ से ला रहे हो यार क्वेश्चन. बेस्ट फूड, बेस्ट डे, ठीक है. मतलब आई गेस अगर रिसेंट में देखें तो काफ़ी सारे बेस्ट यार. मैं बोलूँगा जब हमारी टीम एक अच्छे नंबर पे बन गई थी हमारे पास, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा दिन था. एक सेमिनार हुआ था मेरा, टू बी ऑनेस्ट डीटीयू का सेमिनार जो लास्ट ईयर लिया था. तो डीटीयू एक पहला बड़ा कॉलेज था, 2019 में लिया था, 20 में लिया था. और डीटीयू भरा हुआ था, तो मैं बहुत खुश हुआ था. ये तो अभी मैं लास्ट 4 महीने पहले ग्रेजुएट हुआ हूँ. ये सेमिनार क्या, मैं इन्हीं की एज का हूँ. तो मतलब वो एक अच्छा दिन था. फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमने सेमिनार लिया था. वो सेमिनार्स में टॉप पे जादवपुर, थापड़ आते हैं. थापड़, पंजाब, भाई साहब मज़ा आ जाता है. वहाँ के बच्चों में क्या एनर्जी है आपको. तो वो अच्छे दिन थे. सेमिनार्स अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं में सारे अच्छे दिन निकल आएंगे ऐसे. जी सर. एंड योर फेवरेट चाइल्डहुड गेम? लॉन टेनिस फॉर श्योर. एंड one thing that you still have from your childhood? थोड़ा शाइनेस है. थोड़ा शांत हूँ, मतलब शाय तो नहीं बोल सकते, शांत है. तो वो चीज़ अच्छी है. मतलब ऐसा मम्मी बोलती है मेरे को तो ठीक है बस. तो आप पेशेंटली रहें, काम करते रहो, चीज़ें हो जाएंगी. कभी यार चाणक्य ने एक चीज़ कही थी, आपको दुनिया पे राज करना है तो आपको अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, किसी के लिए कभी कुछ बुरा मत बोलो बस. क्योंकि हमारा क्या होता है, किसी ने बुरा बोल लिया, ऑन द स्पॉट 3-4 कुछ बुरा बोल देते हैं. ऐसा अच्छा सा लगता है, मैं भी सुना के आया उसको. नहीं, उसको अंदर रखो, वो वहाँ ज़्यादा अंदर काम करेगा आपके. और बस. एक ये चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, पर किसी ने पूछा है फेवरेट बुक पूछ लो. तो मुझे नहीं. हेलो, देखो एक Right. सेकंड. I think there's some technical problem with the host, so अच्छा ठीक है. he left. But in the meanwhile, you can What answer advice this would you give question. to a second year student
नीतीश कुमार 1 साल खराब हो गया, 1 साल चला गया, तो सारी चीज़ खो दो यार। मतलब मैं किस प्रकार से बताऊँ, मेरे को ड्रामेटिक्स नहीं आती, मैं ड्रामा सोसाइटी में गया, रिजेक्ट हो गया 3rd राउंड अश्वमेध एनएसआईटी सोसाइटी। मेरे को गाना नहीं आता, मैं रैप गा के आया। पर रैप से क्या हुआ, फिर मैं कॉलेज में रैप लिखता गया, तो अब हमने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो क्या 3-4 रैप मैंने लिखे हैं, वो ठीक सर आप लगते हैं सुना मुझे। दीजिए हाँ, मैं कुछ। हाँ, बस इसी को सवाल से तो बच रहा था मैं। बीट्स वीट्स नहीं है, पर बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। आप कि आज से 6 साल पहले आप 10th क्लास में थे, 10th में आपकी एक फोर्सफुली एक शादी हो जाती है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से किसी एक के साथ, एक नई दुल्हन आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, और आप 11th-12th में इतने खुश नहीं होते, फिर भी आप फोर्सफुली पढ़ रहे होते हो। तो उसी के ऊपर कुछ लिरिक्स लिखे हैं। हम एक कोटा फैक्ट्री जैसा कुछ बना रहे हैं, वो आएगा लगभग 1-1.5 महीने के अंदर। तो उसमें ही हैं कुछ लिरिक्स रखे हैं कि आओ सुनाओ तुम्हें अपनी ज़ुबानी, 6 साल पुरानी है ये कहानी। इस दूल्हे ने पहनी एक नई शेरवानी, 10वीं थी अब बात पुरानी, बस में नहीं थी मेरी कहानी। दुल्हन आई है कौन अनजानी, नसीब मेरा सोया, बाल विवाह होया सब खड़े देखे मैं बार-बार रोया। मुझे मिला धोखा लगातार रोका, नापसंद मुझे फिर भी थोपा। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेन से मेरी छाप थी, पैंट थी ऊपर, नियत मेरी साफ थी। सेटिंग मेरी दूर और मम्मी मेरे पास थी। क्या बात। जोश था हाय बोर्ड, इस प्रकार से आगे अच्छा। जाया जाता है। थोड़ा लव स्टोरी का भी होता है, आप कॉलेज में जब होते हो तो। इंटरेस्टिंग। सर पहली एक नज़र में एक आग ऐसी भड़की, तो आप पार्ट टाइम करते रहते हैं। नहीं सर बहुत अच्छा है सर। हमें पता नहीं था, आपका कभी देखा नहीं हमने यूट्यूब पे कि आप रैप भी करते हैं। नहीं करते। ये कहाँ एक से ही है, वो भी मैंने इंटरेस्ट? शायद छुपा दिया होगा। अरे यार, आप टीम के साथ बैठो, मैं तो काफ़ी बार बैठता हूँ। एक लड़का है एनएसआईटी का ही है, वो गिटार विटार बजाता है, तो हमने उसके साथ ही एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। और मतलब अलग-अलग अद्भुत टैलेंट है बच्चों के पास, कोई ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा है, कोई कुछ में, तो वहीं से चीज़ें करते रहते हैं। बिल्कुल सर। ये एक और क्वेश्चन है चैट में से कि टिप्स ऑन मेक मिस्टेक्स नॉट टू मेक ऑन यूट्यूब। नॉट मेकिंग मिस्टेक इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। मारो ना, गलतियाँ करो, सारी करो, आपकी ऑडियंस ही आपको सब कुछ बता देगी। ऐसे कैसे बोला, ये क्यों करा तुमने, ये क्यों नहीं पोस्ट किया, हम तो इसका वेट कर रहे थे। तो वो आपको अपने आप ऐसा बढ़िया मशीन लर्निंग हो जाएगा, जितना आप डालें। वेल व्हाट सेड आर गुड एक्चुअली। बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? कोई गुड बुक्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, किताब पढ़ के आप पढ़ने को पढ़ सकते हो। मेरे पास यही होगी तो मैं दिखा दूँगा, बाकी एक ऊपर रूम में मुझे फॉर 90 रूल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इससे अच्छी है यार एक ऑरेंज ब्लैक कलर, मैं नाम भूल गया क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है। वो काफ़ी शायद ऊपर पड़ी होगी। बाकी मैं बोलूँगा फाउंडर्स के साथ खुद बैठो, वो आपका बेस्ट होगा। वो आपके साथ 1-2 घंटे जो बात करेंगे, नहीं बात करनी है तो वो अपने छोटे से कहीं पे एज़ अ चीफ गेस्ट बुला लो, फिर उनसे चीज़ें निकलवा हाँ, लो, कुछ भी करो, उनके बारे में रिसर्च करो। पर वो आपको जो सिखा देंगे, वो मार्केट का चल रहा हुआ चीज़ होगी और वो बेस्ट तरीका होगा। क्योंकि काफ़ी बार आप जो किताब पढ़ोगे, पता चला वो फॉरेन ऑथर हैं, इंडियन ऑडियंस बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे अभी पिछले इवेंट में पेटीएम के को-फाउंडर आए थे और उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में और जॉब कैसे करते हैं, उनकी पहली जॉब थी तो हुँ, उसमें बहुत ही इंसाइटफुल बातें बताई थी। तो बिल्कुल। हुँ। और एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन? ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये तो समाज पीड़ित है यार। तो इसका आप यार जैसे यही आप है, बताइए आप आपके क्या करते हैं पास। पर्सनली प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के मैं लिए? तो यार रिस्क इतना ले लेता हूँ कि जैसे कि अगर देखें, मैं सबसे ज़्यादा तेज़ कब भागा? आप 12वीं में भागते हो बहुत तेज़ दबा के, क्योंकि आपको लगता है ओहो! करियर बर्बाद हो जाएगा अगर कॉलेज नहीं मिला तो। बिल्कुल। सिमिलरली 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स छोड़ी थी, तो आप यूँ सोचते हो, अरे! मेरे दोस्त को 75,000 की इंटर्नशिप लगी, इसको ऐसा क्या आता था? कहीं मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया? तो आप तेज़ भागते हो। फिर जब प्लेसमेंट सीज़न आया, पहली कंपनी 40 लैक्स माइक्रोसॉफ्ट, तो वो छोड़ा, तो आप भागते थे तेज़ हो, कुत्ता पीछे भागता है, हम और तेज़ भागते हैं। तो आप हर बिल्कुल। चीज़ बार इतनी चीज़ बड़ी दाँव पे लगाओ कि आपको भागना ही पड़े। सुबह आप उठोगे ही नहीं अगर उठ के कोई बढ़िया काम करने को नहीं है। तो मैं जी। इम्पोर्टेंट काम सुबह रख दूँगा या सोऊँगा इस हिसाब से कि 4 घंटे बाद उठना हो। Sir, how अच्छा। do you work on your time management? Because it is, time manage करने में काफी difficulty 8-17 आती है। हो गए, 8-17 हो गए, 5-7 मिनट में Yes, निपटा दें, वरना लोग। yes, I will just और have one or two more questions. हाँ, हाँ सर, हाँ, 1-2 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर बिल्कुल रैप अप करते हैं। ठीक है Sir, आप बताओ। अपना time management कैसे करते हो?
टाइम मैनेजमेंट मैं करता ही नहीं, आभा करती है। तो बेसिकली काम अपने आप होते हैं, उनको हम बस सब दिन में शेड्यूल कर देते हैं। आप यार वैसे एक चीज़ है, आप ये कर सकते हो, दिन में आपके 10 काम हो, जब दिन स्टार्ट हो, ये जैसे पर्चियाँ जो चिपका रखी हैं हर जगह, आप ये लिख लो आपको क्या 5 से 6 काम करने हैं, ठीक है? या 10 काम जो आपको करने हैं, और उनमें से सिर्फ 3 पकड़ लो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ वो 3 कर लो। ये रिसर्च है कि जो आप दिन में 20% काम करते हो, वो आपके बचे हुए 80% से ज़्यादा महत्व रखता है। आपको पता हो ना, दिन में आज ये 2 काम तो पक्का करने हैं, उसके अलावा मार्केट से दूध लाना फालतू है, ठीक है? ऊपर देखना कि काम हुआ है नहीं, वो सब फालतू है, पर 2 काम इम्पोर्टेंट, वो 2 सबसे पहले कर लो। और इतना अपने आप को बिज़ी कर दो, फालतू चीज़ के लिए टाइम ना हो। अपनी प्रॉक्सिमिटी अच्छी रख लो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ पीपल अराउंड ठीक रखो। जब बगल वाला एक दोस्त यूँ बोलेगा ना, यार मैं तो ये नंबर कर रहा हूँ, तो आप सोचोगे यार ज़िंदगी में कुछ बहुत कम कर रहे हैं, थोड़ा और भागते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक इट विल बी अ वेरी एप्ट एंड टू दिस सेशन कि उज्ज्वल आस्क वन लाइन अबाउट लाइफ। इससे फिर एंड करते हैं। कुछ भारी क्वेश्चन हो गया थोड़ा, बट आई थिंक इट्स वारंटेड। यहीं से आए थे, यहीं दफन हो जाओगे, ठीक क्या है? बात क्या है। लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बिल्कुल, ये जो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें जो दुनिया को दे सकते हो दे जाओ, और डरो मत किसी से ही। कोई चैलेंज देता है तो भाई उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ईगो जी। बनाओ, किसी इसी चीज़ से लड़ाओ जो आपसे बहुत बड़ी चीज़ हो, और कुछ ऐसा कर जाओ कि यार आप 70 साल की उम्र में जब मुड़ के देखो तो लगे कि हाँ यार क्या बंदा था। जी, जी। That's it. तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अमन सर। भाई कि आप आए और हमें इतनी इंसाइटफुल बातें बताएँ। आज एक आपने एक अरे सर्कल यार सा एक मज़ा आया माहौल मेरे को, क्रिएट मैं कर तो दिया था। और अच्छा होता हम ऑफलाइन मिलते, बहुत मज़े आते, इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती। और बिल्कुल सर, थैंक इन यू द यार, फ्यूचर डेफिनिटली। ऑल द बेस्ट यार, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, डू वेल इन लाइफ, वेल नहीं यार, ग्रेट इन लाइफ, ठीक है? और कोई कसर ना रहे यार, गिल्ट ना रहे, रिग्रेट ना रहे, गलतियाँ कितनी कर दो उससे दिक्कत नहीं है, पर 70 साल की उम्र में जब मुड़ के देखें तो प्राउड फीलिंग आनी चाहिए, ये मैंने किया, बिल्कुल। राइट? तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का